मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो गई है? जी हम Perfect. कैसे आप सब ठीक हैं खैर से? जी पहले ये बता दें कि हमारे कितने दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे 7 पार्टिसिपेंट्स जो है ना बूट कैंप के उन्होंने ज्वाइन कर लिया। आप मेरा ख्याल है स्टार्ट करें तो जैसे जैसे ग्रेजुअली लोग आते जाएंगे तो हमें ज्वाइन करते जाएंगे। परफेक्ट। चल अब मतलब थोड़ा सा एक आप रीकैप से स्टार्ट कर सकते हैं तो ताकि ज़्यादा लॉस भी ना उनका जो थोड़ा सा लेट आ रहा है। ठीक है। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबी ताहिर। सबसे पहले नमीर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मुझे मौका दिया कि मैं ये आइडिया अपने तमाम मौजूद पार्टिसिपेंट्स के सामने रख सकूं। तो अगर आप लोगों ने पहला सेशन लिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी थी सोसाइटी 5.2 के अराउंड कि व्हाई डू वी नीड इट, व्हाट आर द एक्चुअल रिपरकशंस ऑफ हैविंग इट, और उसकी जो मल्टीपल डायमेंशंस और उसके आसपास के ऊपर गुफ्तगू हो गई थी। आज के मेरे सेशन के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो मॉरल एस्पेक्ट्स हैं, और इसकी अभी तक जितनी भी एपिस्टेमोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो चुके हैं वो मैं आपके सामने रखता चला जाऊं। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप तमाम पार्टिसिपेंट से कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो राइट अवे आप मेरे सामने थ्रो कर दीजिएगा। आई मीन कि जिस भी स्लाइड में जिस भी वर्ड के हवाले से आपको लगता हो कि इसके अंदर मजीद फर्दर क्लैरिफिकेशन दरकार है, तो ताकि हम साथ साथ चीज़ों को क्लियर करते चले जाएं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सवाल जो हो ड्यूरिंग द डिस्कशन वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो स्लाइड से। एक दफ़ा जब हम स्लाइड से गो थ्रू कर लेंगे एंड के ऊपर, तो फिर आपका फ्लोर ओपन होगा, तो फिर जिस तरह का सवाल करना आप लोग कर लीजिए। ठीक है, आगे चलें। सो लेट्स स्टार्ट। जी प्लीज। तो परफेक्ट। तो सोसाइटी 5.2, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? लेकिन जब भी ये लफ्ज हम सुनते हैं अचानक से एक नया वर्ड थ्रो होता है हमारे ऊपर, और हम बस देखते हैं अमेजमेंट के साथ कि ये हो क्या रहा है। सो बेसिकली मेरा काम ये है कि मैं आज उसको डिफाइन करके रखूँ आपके सामने। सोसाइटी 5.0 इज नथिंग, इट्स जस्ट अ विजन ऑफ फ्यूचर सोसाइटी कि जहाँ पर फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड्स आपस में हारमोनियसली इंटीग्रेट करते हैं, ताकि वो क्रिएट कर सके एक ऐसा ह्यूमन सेंटर्ड एनवायरनमेंट जिसके नतीजे में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर कर सकें और अपने सोसाइटल चैलेंजेस को स्ट्रेंथन कर सकें और उसको सॉल्व कर सकें। सो भारी हो गया ना, मुश्किल हो गया? तो नहीं, टेंशन नहीं लेनी, हम इसको आसान करते चले जाएंगे। अगर आप जरा गौर करें इस सोसाइटी 5.0 की जो सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसके अंदर दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि ह्यूमन सेंटर्ड सोसाइटी, और दूसरा लफ्ज है कि फिजिकल और डिजिटल स्पेसेस के अंदर इसको आपस में ब्रिज कर रहे हैं हम लोग। सो सवाल पहला पैदा होता है कि व्हाट डू वी मीन बाय ह्यूमन सेंटर्ड सोसाइटी? ठीक है, ह्यूमन सेंटर्ड सोसाइटी से मुराद है कि अगर हमने उसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना हो तो हमें जरा गौर करना होगा पिछले रेवोल्यूशन की तरफ। अभी तक जितने भी पिछले टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हमारे सामने हो चुके हैं, उनमें तमाम का फोकस ये था कि हम अपनी एफिशिएंसी को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन वैल्यूज, ये अक्सर औकात जो हैं इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता था। तो दो चीजें होगी कि हम यहाँ तक पहुंच गए एफिशिएंसी की तलाश में, लेकिन इस सब के बीच में एक सोसाइटी का बड़ा तबका था कि जिस तक इन तमाम तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बेनिफिट ट्रांसफर नहीं हो सके। सो सोसाइटी 5.0 का काम बेसिकली है कि यहाँ पर हम ख्वाब देख रहे हैं एक ऐसे मुआशरे का कि जहाँ पर इंसान को सेंटर में रखा जाएगा, इंसान की ज़रूरियात को, उसकी वैल्यूज़ को, उसकी वेल बींग को फोर फ्रंट पे रखा जाएगा टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के अंदर। सो ये जब ह्यूमन को सेंटर्ड बनाना होता है किसी भी थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर, तो तब हम ये बात यूज करते हैं कि ह्यूमन सेंटर्ड सोसाइटी और ह्यूमन सेंटर्ड फ्रेमवर्क। तो आई होप कि ये लफ्ज क्लियर हो गया। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड। तो ये सब कुछ होगा कैसे? तो इसके अंदर देखें, फिजिकल स्पेस हम सब जानते हैं कि रियलिटी के अंदर जब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम जॉब करने के लिए जाते हैं तो कम्यूट करते हैं वाया वर व्हीकल, बाइक में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं। इस तरीके से जब हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है वर्चुअली, तो हम व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं, और इसके अलावा हम लोग यूट्यूब सर्फिंग कर लेते हैं, नॉट दैट। यानी कि अभी हम देखें तो मुझे लग सॉरी टू इंटरप्ट, आप स्लाइड्स मूव कर यस, रहे हैं? वो हो नहीं रही है। अगर मेरा ख्याल है आप रीशेयर करके देखें, अभी हम फर्स्ट स्लाइड ये मैं शो हो रही है। मैं भी फर्स्ट स्लाइड में ही हूँ। अच्छा बेसिकली फर्स्ट इन में ही दो चलें वर्ड्स को फिर। एक्सप्लेन करा था। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट सॉरी। ओके, अब हम देखें अपनी जिंदगी, तो हमारी जिंदगी बाकायदा तौर के ऊपर दो बड़े चंक्स में डिवाइड है। एक है हमारी रियल स्पेस के अंदर जहां पर हम एग्जिस्ट करते हैं,
हम दोस्तों से मिलते हैं, हम ट्रैवलिंग करते हैं, और एक है हमारी साइबर स्पेस के जहाँ पर जाके हम लोग सर्फिंग करते हैं और सर्चिंग करते हैं। ह्यूमन सेंटर्ड सोसाइटी जिसे हम सोसाइटी 5.0 कहते हैं, यहाँ पर ये दोनों आपस में इस तरीके से हार्मोनियसली इंटीग्रेट करेंगे कि आपको बाकायदा तौर के ऊपर तकसीम कर पाना मुश्किल होगा। कैसे होगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, रोबोटिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये आपस में आपकी जिंदगी को इस तरीके से हिस्सा बन जाएंगे कि आप ये कह नहीं पाएंगे कि मैं अभी रियल वर्ल्ड में था और अब मैं वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो गया। कैसे होता है इसको हम आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे, लेकिन बहरहाल सोसाइटी 5.2 एक ऐसे मुआशरे का ख्वाब है कि जहाँ पर ये दोनों स्पेसिस आपस में इंटीग्रेट कर रहे हो एफिशिएंट लेवल के ऊपर जाके, एट ऑप्टिमम लेवल के ऊपर जाके, एंड देन अल्टीमेटली हम ये देख रहे हो कि इससे सोसाइटी जो है कैसे इंसान के फलाह बहबूद वाले मुआशरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली सोसाइटी 5.2 है। इसके अंदर ये थोड़ा सा अगर देख रहे तो ये कैसे फ्यूचर सोसाइटी का ख्वाब है, जिसको बेसिकली प्रेजेंट किया था जापानीज गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर, और बाद में इस पे ज़्यादा काम नहीं हुआ। 2021 में 2022 के बाद ये फर्दर इसके ऊपर बहुत सारा काम होना शुरू हो गया, और तब से ये अभी तक स्कॉलरशिप डिस्कोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हम बड़े बड़े जो कुछ नाम सुनते रहते हैं, इंडस्ट्री 4.2, ठीक है, और इस तरह के जो मल्टीपल नाम हमारे सामने आते रहते हैं, वो इसी की ही असल में जुगाली होती है। तो सोसाइटी 5.0 की जब भी बात करते हैं, कैसे फ्यूचर की सोसाइटी कि जहाँ पर हमारा मकसद ये है कि जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो सोसाइटल वेलबींग के लिए होनी चाहिए। इसका होगा फायदा क्या? इसके नतीजे में डिजिटल वर्ड्स और फिजिकल वर्ड्स के दरमियान जितनी गैप्स हैं वो कवर हो जाएंगी। अर्बन एंड रूरल वर्ल्ड के दरमियान जो अभी तक हमारे सामने गैप्स नजर आ रहे हैं, अभी तक रूरल वर्ल्ड हमारे से बहुत ज़्यादा गैप है, वो पीछे रह गए हैं, जिसे हम डिजिटल डिवाइड के नाम से भी जानते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें। तो ये हमारा कवर होने जा रहा है उसके अंदर। हाई इनकम और लो इनकम जो हमारे पास स्ट्रेटाज हैं, उनके दरमियान जो बहुत सारा डिफरेंस है वो कवर हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा जितनी भी सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डिस्पैरिटीज हैं, जो बैरियर्स हैं, इसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये कैसे आइडियलिस्टिक मुआशरे का ख्याल है कि जहाँ पर वो तमाम तर तखालीफ और तमाम तर इश्यूज जिससे आज हमें गुजरना पड़ रहा है, इसको हम हल करके एक नए मुस्तकबिल की नवीद को देखना चाह रहे हैं। तो दिस इज सोसाइटी 5.2, ठीक है। अब ये जब हमने बात कर ली तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं, मैं चाहूंगा कि इन फीचर्स को आपके सामने रखता चले जाऊं ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुलाइज करने में आसानी रहे। सबसे पहला फीचर जो है वो है कि इट इज गोइंग टू बी बॉर्डरलेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड। होगा कैसे? कि हम यहाँ पर ऐसी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को लेके आएंगे जिसके नतीजे में कनेक्टेडनेस और सोसाइटी और अफराद के दरमियान कनेक्टिविटी एक बहुत बड़े दर्जे के ऊपर होने लगेगी। यानी कि सिंपल अल्फाज में कहें तो ये जो जियोग्राफिकल और सिस्टमेटिक बैरियर्स हैं ये कहीं पीछे रह जाएंगे। लोग इससे बालातर स्पेस के अंदर आपस में कोरिलेट कर रहे होंगे। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल ले लीजिए कि अभी हम जब गूगल यूज करते हैं या हम किसी तरीके से व्हाट्सएप को यूज करते हैं, तो इसमें कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री हमारे सामने आती है। हम एक स्पेस के अंदर जाते हैं, वो स्पेस इस तमाम तर सिस्टमेटिक और जियोग्राफिकल बाउंड्री से बैरियर से बालातर है, वहां पर जाके हम बस एक स्पेस के बाशिंदे होते हैं। तो ये जो सोसाइटी 5.2 की बात की जा रही है, एक ऐसा मुआशरा होता है जहां पर बाउंड्रीज मैटर नहीं कर रही होंगी। इसका दूसरा बड़ा फीचर जो होगा, अभी होगा कैसे कि नहीं होगा ये बात की बहस है, लेकिन अभी तक जो इसके प्रोपोनेंट्स है उन्होंने जो इन्विजन किया इसको, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, इसका एक दूसरा बड़ा जो इम्पोर्टेंट फीचर है, इट इज गोइंग टू बी रिजिलियंट एंड रोबस्ट। यानी कि यहाँ पर ऐसे सिस्टम्स और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाएगा कि जिसके नतीजे में किसी भी किस्म का शॉक अगर आता है तो उसको रिकवर करने की सलाहियत हो जाएगी हमारे पास। फॉर इंस्टेंस के हमने बहुत बड़ा शॉक विटनेस किया 2008 के अंदर, कोरोना की शक्ल में हमने शॉक विटनेस किया। नतीजा क्या होगा कि अभी तक जो इंटरनेशनल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी है, वो उसे रिकवर नहीं कर पाई। सोसाइटी 5.2 इतना रिजिलियंट होगा और इसका स्ट्रक्चर और इसके सिस्टम इतने सॉलिड होंगे कि वो फौरी तौर के ऊपर इन शॉक से रिकवर कर जाएगा और वो मेंटेन करेगा अपनी स्टेबिलिटी को, चाहे वो किसी भी किस्म के हालात में। तीसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर दैट्स कॉल्ड एज सस्टेनेबल एंड हार्मोनियसली, कि यहाँ पर जो भी काम हो रहा होगा वो सस्टेनेबली हो रहा है और हार्मोनियसली हो रहा है। कैसे होगा? कि यहाँ पर रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे इन अ वे कि इंश्योर किया जाए कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन किसी भी दर्जे में ना हो रही हो, और आपस में जितने भी सोशल स्टेटस हैं वो आपस में हार्मोनियसली रह रहे हों, और जो चैलेंजेस आ रहे होंगे उसको हम लोग प्रॉपरली नए टेक्निक्स के थ्रू, रिसोर्स मैनेजमेंट और जो आज जदीद यूटिलाइजेशन के जितने भी टूल्स हैं उनको इंगेज करते हुए इंश्योर करेंगे कि सोसाइटी के तमाम तर स्टेक होल्डर जो हैं वो सस्टेनेबली और हार्मोनियसली आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक और एक बड़ा फीचर जो इसके अंदर है वो है हमारे पास हाइपर पर्सनलाइज्ड एंड
इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर। इसको अगर हम जरा एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर रहने वाला हर फर्द और उसकी ज़रूरियात जो हैं वो इस अंदाज में कस्टमाइज्ड होंगी, उसको कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंसेस मिल रहे होंगे, उसको कस्टमाइज्ड सर्विसेज मिल रही होगी, लाइक हेल्थ केयर की, एजुकेशन की, सोशल सर्विसेज की, अकॉर्डिंग टू पर्सोना। मिसाल के तौर के ऊपर आजकल आप लोगों ने बहुत सारे ये वाला आइडिया थ्रो सुना होगा कि आने वाले दौर के अंदर नेटफ्लिक्स नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, बल्कि हम लोग एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहाँ पर हमारा जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट जनरेट हो रहा होगा, हम सिर्फ उसी को कंज्यूम कर रहे होंगे, रैंडमली हम पे कुछ भी थ्रो नहीं किया जा रहा होगा। दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। आने वाले दिनों के अंदर हम देख रहे होंगे कि टारगेटेड चीज़ें बन रही होंगी और कस्टमर जिस तरह की चीज़ें चाहेगा उसको उसी की तरह की कस्टमाइज़ चीज़ें उसको मिलना शुरू हो जाएँगी। इसके अलावा जो फिफ्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोसाइटी 5.2 इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव। होगा क्या कि यहाँ पर बिग डेटा और एआई को यूज़ करते हुए जो बड़े सोशल इश्यूज़ हैं उसको एस्केलेट होने से पहले ही आइडेंटिफ़ाई कर दिया जाएगा। एंड देन उसको हम एनालाइज़ कर देंगे, इसके अकॉर्डिंगली फिर एक्शनेबल सॉल्यूशंस भी राइट अवे दे दी जाएँगी कि ताकि कोई मसला अगले दर्जे तक आ ही नहीं पाए। यानी कि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं बिग डेटा को, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, तो जो इश्यू हमें बिल्कुल एक गली-मोहल्ले के लेवल के ऊपर फेस करना होगा ना, वो फौरी तौर के ऊपर रडार के ऊपर आ जाएगा और जो इस सिस्टम को सँभालने वाले होंगे, वो फौरी तौर के ऊपर उसके सॉल्यूशन को तलाश कर लेंगे। हमारा एक बहुत बड़ा इश्यू ये है कि अभी तक हमारे पास इश्यूज़ टॉप फ्लोर के ऊपर पहुँच ही नहीं पाते। तो आईओटी एंड बिग डेटा इज़ गोइंग टू मेक इट पॉसिबल, ठीक है? सोसाइटी 5.0 में ये कुछ हो रहा होगा। इसके बाद लास्ट फीचर जो है सोसाइटी 5.0 का वो है कि इट इज़ गोइंग टू बी सुपर स्मार्ट एंड नॉलेज इंटेंसिव। यहाँ पर हम ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे जिसके नतीजे में डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। इसके अलावा इनोवेशन होगी वो अक्रॉस द बोर्ड हो रही होगी। हर किस्म के सेक्टर्स के अंदर हमें ऑटोनोमसली इनोवेशन दिख रही होगी और सो इट्स गोइंग टू बी अ सुपर स्मार्ट एंड नॉलेज इंटेंसिव सोसाइटी। तो ये कुछ बुनियादी फीचर्स हैं सोसाइटी 5.0 के जो एक फ्यूचर सोसाइटी है और इसके ऊपर आज दुनिया का जो बड़ा ब्रेन है वो सोच रहा है कि हम इसको इंश्योर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक ये बात होगी, अब सवाल ये पैदा होता है कि सोसाइटी 5.2 ये 5.2 का मतलब क्या है, ठीक है? यहाँ तक आए कैसे? तो इसकी अब हम ज़रा कोशिश करते हैं कि इसकी क्रोनोलॉजी को देख लें कि अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, ठीक है? तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा-सा हिस्ट्री को आपके सामने कॉन्टेक्स्चुअलाइज़ करूँ ताकि आपको इसको कंज़्यूम करना आसान हो जाए। देखिए, इंसानी मुआशरे इब्तदा से लेके आज तक जिस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, इसको हिस्टोरियंस 5 स्टेजेस के अंदर बेसिकली कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्चुअलाइज़ करें। तो जो सबसे पहली स्टेज है उसे हम कहते हैं हंटर एंड गैदरर सोसाइटी। ये वो दौर है कि जब हम जंगलों में रहा करते थे, हमारा लाइफ़स्टाइल नोमैडिक था, हम छोटे-छोटे स्ट्रैटास और ग्रुप्स की शक्ल में रहते थे और हमारा बेसिक मकसद होता था सिर्फ सर्वाइवल। और उस दौर के अंदर हम पौधों को इकट्ठा करके और एनिमल्स को हंट करके अपनी ज़िंदगी बसर किया करते थे। तो उस दौर के कुछ ये जो बेसिक कैरेक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं, ये इसको इंश्योर करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी होती थी। वो टेक्नोलॉजी ये थी कि उस दौर में हमारे पास स्टोन के टूल्स होते थे, वुड के टूल्स होते थे, बोन्स हुआ करती थी। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर इनके ज़रिए से हम लोग एनिमल्स को हंट किया करते थे और इसी तरीके से हम लोग फलों को, पौधों को बाकायदा तौर के ऊपर गैदर करके सस्टेन किया करते थे। लेकिन उस दौर का एक बहुत बड़ा इश्यू था कि उस दौर के अंदर सेटलमेंट्स पक्की नहीं थी, कोई परमानेंट नहीं थी और वो जो लाइफ़स्टाइल था ना वो बहुत छोटा था, स्मॉल था। आई मीन के हिस्टोरियन इसको बयान करते हैं कि उस दौर में जो सबसे बड़ा कबीला होता था ना, वो एट मैक्सिमम 150 इंडिविजुअल्स के ऊपर मबनी होता था। ठीक है? यानी कि क्यों होता था ऐसा? देख लीजिए कि अगर मैंने कहीं अपने आप को सस्टेन करना है तो बीइंग लीडर ऑफ द क्लैन मुझे इंश्योर करना है कि मैं अपने लोगों को खाना-पानी और उनके मामलात के लिए तमाम तर ज़रूरियात मुयस्सर कर पा रहा हूँ। लेकिन उस दौर के अंदर इश्यू ये था कि हमारा खाना हमें तभी मुयस्सर आया आता था, या तो हम जब जानवर को शिकार करेंगे या फिर हम फलों-पौधों को तोड़ लेंगे। वो तो नहीं मिलते हमारे पास, फिर क्या करेंगे हम? तो उसके नतीजे में फिर हमें मूव करना पड़ता था। कैसे मूव करना पड़ता था? दूसरी जगह हिजरत कर लेते थे। तो उस दौर का अंदाज़े ज़िंदगी खाना बदोशाना था और छोटे-छोटे कबीले होते थे क्योंकि ज़्यादा कबीले का मतलब उसको सँभालना ज़्यादा मुश्किल, उसको मूव करना ज़्यादा मुश्किल। तो लोगों ने अपना सामान जो था वो बहुत मिनिमल लेवल के ऊपर रखते थे ताकि मूव करने में आसानी रहे। तो नतीजतन सोशल स्ट्रक्चर्स बहुत छोटा था और हायरार्कीज़ बहुत छोटी थी। एक मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा कि अभी भी जो हमारे पास सेपियंस, हम तो सेपियंस कहलाते हैं, अभी भी अगर हम लोग देख लें बनमानस वगैरह, ये जो हमसे करीब तरीन जो लोग हैं हमारे पास, जो एनिमल्स हैं जिनको हमारे जिनसे हमें रिलेट किया जाता है,
वहाँ पर भी अगर देखें तो कबीला बहुत छोटा-सा होता है, उनका जो अल्फ़ा होता है, वो अराउंड 50, 60 और 70 को कंट्रोल कर रहा होता है। इनसे बड़ा अगर कबीला हो भी जाए, तो वो ऑटोमैटिकली डिसइंटीग्रेट कर जाता है, क्योंकि इतने बड़े कबीले को सँभाल पाना अल्फ़ा के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अल्फ़ा का बुनियादी काम क्या होता है कि उसे तमाम तर मेंबर्स ऑफ द क्लैन का ज़िम्मेदारी का ख़्याल करना होता है। ऑन द अदर हैंड इंसान भी ऐसे ही था। मे बी हम भी जब हंटर गैदरर हुआ करते थे अपने दौर में, तो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऐसे ही हुआ करते थे। अब हम आगे आते हैं इस तमाम तर सिचुएशन इस मुआशरे को हम लोग कहते हैं सोसाइटी 1.0, ठीक है? हंटर गैदरर सोसाइटी। इसके बाद क्या होता है, हम बढ़ते हैं एग्रीकल्चर सोसाइटी की तरफ। उस दौर के इंसान ने एक बहुत बड़ा इनकलाब देखा कि जब उन्होंने पहली बार ज़मीन को मुसख्खर कर लिया। ज़मीन को मुसख्खर करने का मतलब ये है कि अब उनको रिलाई करना नहीं पड़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ एनिमल्स और फलों-पौधों के ऊपर, बल्कि उन्होंने क्या किया कि ज़मीन से फसलें उगाना सीख ली। अब ये ज़मीन से फसलें उगाना सीखने के नतीजे में हमने ऑल टुगेदर एक नया सेटअप देखा। ये जो हमारा नोमैडिक लाइफ़स्टाइल है, इसको हिस्टोरियंस बयान करते हैं कि अराउंड 20, ज़्यादा मैं सेफ साइड पे रहूँ तो 2 लाख साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक, 10,000 बीसी से लेके 2 लाख ईयर्स बीसी तक, इस तमाम तक का टाइम फ्रेम जो है वो हमारा हंटर गैदरर्स के तौर के ऊपर गुज़ारा जाता है। और हिस्टोरियंस तो ये भी बयान करते हैं कि देयर वर टाइम्स के जब हम अपने कबीले की तरह के मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरैक्ट करते थे, जैसे वी आर होमो सेपियंस हमारा नाम है, तो देयर वर होमो इरेक्टस, देयर वर होमो अदर बहुत सारे थे, जिनको हम नेंडरथल्स हो गए मिसाल के तौर के ऊपर। हमारी तरह की ही मुख्तलिफ नस्लें पाई जाती थी, हमारे उनके साथ लड़ाइयाँ भी होती थी, जिनमें हम हार भी जाते थे एंड ऑल दैट। और आखिरी बड़ी जंग जो हमारी हुई थी होमो सेपियंस की होमो नेंडरथल्स के साथ, वो अराउंड 40 ईयर्स अगो, नहीं 40,000 ईयर्स अगो हुई थी। इसके नतीजे में हमने उनको हरा दिया था। फिर अकेले से तब से ही हम इस दुनिया के अंदर बस रहे हैं, और अभी हमारी तरह के बाकी जो नस्लें हैं वो पाई नहीं जाती। खैर, ये जो लाइफ स्पैन हमें नजर आ रहा है, ये तकरीबन 2-2.5 लाख साल का है। इस तमाम तर लाइफस्टाइल के अंदर तब्दीली आती है सिर्फ एक वजह से कि जब हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं। हुआ ये कि अब की बार हमने ज़राअत करनी कैसे है और फार्मिंग बेस्ड इकोनॉमी को एक्चुअलाइज करने का तरीका सीख लिया। यानी कि हमने पहली बार डोमेस्टिकेट करना शुरू कर लिया एनिमल्स को और प्लांट्स को। ये इस दौर की खास बात है। अब जब हमने डोमेस्टिकेट कर लिया प्लांट को और एनिमल्स को, तो इसके लिए ज़रूरी था कि फिर चंद महीनों के लिए टिक कर रहा जाए, ताकि एक फसल को बराबर होता हुआ देखें। मिसाल के तौर के ऊपर आज से 10,000 साल पहले जब ये विटनेस किया जा रहा था, तो उन लोगों ने पहली बार इमेजिन कि उन्होंने गंदम की फसल उगाई। अब गंदम की फसल उगाने के लिए 5 से 6 महीने आपको एक जगह में टिक के बैठना पड़ता है। और जब आप 5 से 6 महीने, 1 महीने जगह में टिक के बैठेंगे, तो ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऐसा सेटलमेंट का मैकेनिज़्म हो, ताकि बारिश आए, तूफ़ान आए, तो आप उसको सस्टेन कर पाएँ, तो यही चीज़ हम देखते हैं कि इस बुनियादी ज़रूरत के तहत अब लोगों ने सेटलमेंट्स को पक्का करना शुरू किया। ये जो सेटलमेंट को पक्का करना शुरू किया, और अब चूँकि आपको अपनी ज़िंदगी को सर्वाइवल को इंश्योर करवाने के लिए मारे-मारे फिरना नहीं पड़ रहा, आपको भूख के लिए, पानी के लिए दूर-दूर जाना नहीं पड़ रहा, तो लोगों ने क्या किया कि अब जो क्लैन जो 115 इंडिविजुअल्स के ऊपर एट मैक्सिमम मुश्तमिल होता था, वो बढ़ना शुरू हो गया। नतीजतन हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर आता है, एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर जहाँ की हायरार्कीज़ कॉम्प्लेक्स थी। एक मज़े की बात आपको ज़िक्र करता चला जाऊँ, उस दौर इससे पहले तक ये होता था कि सोसाइटी का हर मेंबर जो था, वो अपने एक रोल प्ले किया करता था, वेदर इट्स फीमेल और मेल, हर किसी की अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती थी जो निभाते थे उस सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ एग्रीकल्चर सोसाइटी के अंदर, वो काम से बाहर कर रखे, एक में से 2 तबके पर्वतों के ऊपर मुश्तमिल होने का, हम हर रोज़ हर टाइम एक मखसूस टाइम के ऊपर, आप लोग सारा दिन में काम किया करो और दिया करो, गिफ्ट कर दिया करो, तो हम सस्टेन, तो माले मुफ्त दिले बेरहम ज़िंदगी गुज़ार रहा था, वो था हुक्मरानों का पॉलिटिकल एलीट के अंदर उस दौर के जो भी कहते हैं कि उस कबीले का सरबराह था, ये और उसकी फैमिली एन्जॉय करती थी, जी हम तो आपके जुमला से ऐसे मामलात को देखते हैं, सो अब हमें प्लीज़ रिलैक्स कर दीजिए, और आइंदा के लिए जो दुनियावी मामलात है खालिसतन ये जो सस्टेन करने के लिए सर्वाइवल के इश्यूज़ हैं, उस पे हमें चिल करवाएँ। तो ये एग्रीकल्चर सोसाइटी के अंदर हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नज़र आता है, और इस तरह की मुख्तलिफ क्लासेस भी नज़र आती हैं। देखिए क्लासेस, कुछ लोग हैं काम करने वाले, कुछ लोग हैं पॉलिटिकल एलीट, कुछ लोग हैं रिलीजियस एलीट, कुछ लोग हैं जिन्होंने जंगें लड़नी है।
तो ये पहली बार सोशल स्ट्रक्चर हमारे पास नजर आ रहा है एग्रीकल्चर सोसाइटी में। इस सोसाइटी के एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे सामने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नजर आती है उस दौर की, कि हमने उस दौर में पहली बार फार्मिंग टूल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि हल चलाना सीखा। हल चलाने के नतीजे में हमने जमीन को मसख्खर किया। तो प्लो वॉज द वेरी फर्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो टेक्नोलॉजिकली उस दौर की इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट थी। इसके अलावा उस दौर के अंदर परमानेंट सेटलमेंट हमें नजर आती है, हमें गांव नजर आते हैं, हमें सिटी स्टेट्स नजर आती हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ कि अब पहली बार हम लोगों ने सरप्लस फूड प्रोडक्शन करना शुरू कर दी। इससे पहले तक ये होता था कि हम शिकार करते थे और इस तरीके से फलों को उतारते थे, सिर्फ उतना उतारते थे जितनी हमें जरूरत होती थी। लेकिन जब हमने ज़राअत करना शुरू कर दी तो एक बड़े पैमाने को ज़मीन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हमें अक्सर औकात अपने से ज़रूरत से बढ़ के चीज़ों का उगा लेते थे। तो जो सरप्लस प्रोडक्शन थी, इसके नतीजे में फिर हम देखते हैं कि ट्रेड होना शुरू होती है आपस में, और ट्रेड के नतीजे में मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आते हैं, इकोनॉमी हमारे सामने नजर आती है। तो ये हमारे सामने सोसाइटी 2.0 है। मूविंग फॉरवर्ड ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। 10,000 साल पहले कहानी शुरू होती है और 1740s के हम लोग एक बहुत बड़ा चैलेंज देखते हैं अपने सामने। लेकिन 1740s की बात करने से पहले मैं आपके सामने एक बात रख दूं कि जितने भी अंबिया हमें नजर आते हैं और सोशल रिफॉर्मर्स नजर आते हैं, वो तमाम के तमाम बड़े नामे सारे एग्रीकल्चर सोसाइटी के ही मेंबर्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं 1740s के अंदर। 1740s यहाँ पे पहली बार हमने मैकेनाइजेशन को देख रहे हैं। पहली बार हमने स्टीम इंजन को और इससे मुतालिका चीज़ों को एडवांस कर लिया है। दूसरे अल्फाज में कहें, अब से पहले तक हमने सिर्फ ज़मीन को मुसख्खर किया था। इस थर्ड रेवोल्यूशन के अंदर हमने ज़मीन के अंदर पाई जाने वाली मादनियात को मुसख्खर कर लिया, उनको अपने काम में लाना सीख लिया। अब क्या होगा कि हमने मेटल्स और उससे मुतालिका चीज़ों को यूज़ करने के नतीजे में हमने मशीनरीज बनाना शुरू कर दी, हमने स्टीम इंजन बना लिए। इसके नतीजे में हम देखते हैं कि मैसिव प्रोडक्शन होती है चीज़ों की, मैकेनाइजेशन होती है। अब मैसिव प्रोडक्शन होने के लिए देखें आपको बड़े लोग चाहिए। इससे पहले तक ये था ना, सिटी स्टेट होती थी या थोड़े से लोग होते थे जो एक खास खिते अज़ी में रहते थे और जो ज़राअत से वाबस्ता थे। अब क्या हो गया, जब मुझे मशीनरी मिल गई है, स्टीम इंजन मिल गया, मैंने फैक्ट्री लगा ली है। अब फैक्ट्री लगाने के लिए मुझे एक छोटी सी जगह के ऊपर बहुत सारे मजदूर चाहिए मैसिव प्रोडक्शन के लिए, तो फिर हमारे सामने नजर आता है कि शहर जो है ना, अब वो बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन हमें दिखती है। फॉर एग्जाम्पल आप मैनचेस्टर सिटी को देख लें, वहाँ पे एक एक जितनी फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के अंदर हजारों हजारों मजदूर वहाँ पर इंगेज हो जाया करते थे, और छोटी सी स्पेस के अंदर हजारों लोगों को समेट लेना ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही मुमकिन हो पाएगा। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमारे सामने फिलोसॉफिकली भी काफी सारी तब्दीलियां आती हैं। इनकलाब फ्रांस हमारे सामने आता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ऑल दैट। पूरा सोशल स्ट्रक्चर उसके बाद ऐसी तेजी से बदलता है कि फिर वो अभी तक स्तंभा नहीं है। तो इस दौर की जो चंद खास बातें थी वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये थे कि हम एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ बढ़े। इस दौर की दूसरी खास बात है कि हम रैपिड अर्बनाइजेशन देख रहे हैं और सिटीज को ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि उस दौर के अंदर मैकेनाइजेशन देख रहे हैं, चीजें मैकेनिकली होना शुरू हो गई हैं, और मैसिव प्रोडक्शन देख रहे हैं चीजों की। और उस दौर की जो बड़ी बड़ी अहम टेक्नोलॉजीज थी वो क्या थी कि मशीनरी और स्टीम इंजन उस दौर में यूज हो रही थी। फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम पहली बार यूटिलाइज होना शुरू हो गया। इससे पहले तो पता क्या होता था, जब हम खेतों में काम किया करते थे तो खेतों में काम करने के लिए लॉजिकली ये चीज़ मुनासिब होती थी कि हम सुबह सवेरे फजर के टाइम उठें और जाके खेतों में काम करना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि सूरज सवा नेज़े के ऊपर आती नहीं, तपती सूरज में हम खेतों में काम नहीं कर सकते थे। तो लोगों के लिए मुनासिब हाल क्या था, वो फजर के बाद उठते थे और 11-12 बजे तक काम करते थे। उसके बाद चूंकि वहाँ पॉसिबल नहीं होता था, लोग घरों को लौट जाते थे और ये उनके दिन का वो काबिल जिक्र टाइम होता था जिसमें वो लोग एक्टिविटी करते थे। अब जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर आते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी बड़ी मुख्तलिफ है। कि यहाँ पर अब आपको ये इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इशू नहीं है कि आपने सुबह उठना है, शाम को खत्म कर देना, तपती धूप है, आपने एक छत आपको मिल गई है, उस छत पे ना बारिश आती है, ना पानी का इशू है, ना गर्मी का इशू है, बस अंदर बैठ के आप काम करते रहे। तो लोगों ने पहली पहली बार 18-18 घंटे काम किया। और यही कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जो विटनेस करने वाले इब्तदाई लोग थे, सबसे तारीख के अंदर सबसे बदतरीन जिंदगी उन्होंने गुजारी। उन्होंने वो देवर जस्ट लिविंग ऑन द मीगर रिसोर्सेस, लेकिन काम वो बहुत बड़े बड़े कर रहे थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे सामने आती है। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में पूरा स्ट्रक्चर बदलता है। हमारे सामने हर शहर के अंदर तब्दीली नजर आती है। हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स देखते हैं। ट्रेन हम उसी दौर में बनती हैं, शिप्स बनती हैं। कम्युनिकेशन के जराए में बहुत बड़ी तब्दीली आती है हमारे सामने। टेलीग्राफ बनता है, टेलीग्राफ बन जाता है और तार के जरिए से हम लोगों को पैगाम भेजना शुरू कर देते हैं। ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की करामात और बरकत है।
ठीक है। और उसी दौर के अंदर फिर हमारे सामने सोशल स्ट्रक्चर भी इस तरीके से बदलते हैं कि इससे पहले के जो किंग का सिस्टम था, लोग बादशाह हुआ करते थे, वो खत्म होकर जमहूरियत के निज़ाम हमारे सामने आता है। और इस तरीके से हमारे सोशल स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आती हैं। रिलीजियसली उस टाइम काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चलती हैं, जिसके नतीजे में यूरोप ऑल टुगेदर एक नई तहजीब की तरफ बढ़ता है, जो कि खुदा से बेजारी के ऊपर मबनी तहजीब है, जिसके अंदर बहुत कुछ होता है। एक बड़ी जंग चलती है। खैर इसकी डिटेल में जाते अगर आप सवाल करेंगे तो इस पर बात करेंगे हम लोग। तो ये सोसाइटी 3.0 है, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में एक सोसाइटी हमारे सामने आती है। सोसाइटी 3.0 के अंदर ही हम लोग भी सर्वाइव करते हैं। आई मीन के पाकिस्तान बनने तक सोसाइटी 3.0 ही थी, और हम उसी के बरक़ात और सवारात को समेट रहे थे। यहाँ तक कि हम लेट 80s और 70s के अंदर आते हैं कि जब हम लोग अपने सामने एक चौथा इनकलाब बर्पा होते देखते हैं। हम इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। ये इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन ये होता है कि आपकी पहली बार हम लोगों ने एक डिजिटल रेवोल्यूशन हम अपने सामने देखे। एक बड़ी तादाद के अंदर पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं। इंटरनेट की डेवलपमेंट होती है, मोबाइल टेक्नोलॉजीज आते हैं। अब इन तमाम के आने के नतीजे में वो सोसाइटी के अंदर वाइड स्प्रेड उनकी अडॉप्शन होती है। जब ये वाइड स्प्रेड अडॉप्शन होती है तो हम ग्लोबली कनेक्ट हो जाते हैं, और ग्लोबली कनेक्ट होने के नतीजे में अब इंफॉर्मेशन आपस में रैपिडली ट्रांसफर होना शुरू होती है, और नॉलेज बेस्ड इकॉनमी हमारे सामने आती है। और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्विस सर्विस सेक्टर पहली बार हमारे सामने आता है। ठीक है, इससे पहले तो सर्विस सेक्टर बहुत लिमिटेड होता था। सारे के या तो लोग मजदूर होते थे, या ज़राअत के सॉरी ज़राअत की सनत से वाबस्ता होते थे। अब की बार ऐसा हो गया कि लोगों ने सर्विस सेक्टर में आना शुरू कर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इंडस्ट्रीज है, उन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया। तो आई मीन के ये वो टाइम है कि पर्सनल कंप्यूटर्स और मोबाइल टेक्नोलॉजीज ने पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिया, और इस कनेक्शन के नतीजे में हम लोगों ने पहली बार साइबर वर्ल्ड का नाम सुना, और साइबर वर्ल्ड के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट होना सीख लिया। तो ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी थी, और राइट अवे पाकिस्तान के अंदर, और एटलीस्ट दुनिया के अंदर हम जहाँ पर भी विटनेस करें, वो सारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी ही है। और इंफॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर जो बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं वो हमारे सामने आईओटी और इस तरीके से बिग डेटा की शक्ल में, एआई की शक्ल में, ब्लॉकचेन की शक्ल में, और क्रिप्टोकरेंसी की शक्ल में, इस तरह की चीज़ों की शक्ल में हमारे सामने बहुत एडवांस तस्वुरात हमारे सामने आते हैं। अब आते हैं हम सोसाइटी 5.0 की तरफ। सोसाइटी 5.0 के इज़ गोइंग टू बी अ सुपर स्मार्ट सोसाइटी। इसमें हम कर क्या रहे हैं कि ये जितनी भी सोसाइटी 4.0 के अंदर इनोवेशंस हुई थी, वेदर इन द फॉर्म ऑफ आईओटी, बिग डेटा, रोबोटिक्स, एआई, इन तमाम को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट। अब की बार क्या हो रहा है कि साइबर और फिजिकल स्पेसेस आपस में इस अंदाज में इंटीग्रेट कर रहे हैं कि इनके दरमियान किसी किस्म की दूरी बाकी नहीं है। डुअलिज्म खत्म हो चुकी है। अब एआई ड्रिवन सोल्यूशन की तरफ बढ़ने के सोसाइटी में जिस भी तरह का हमें प्रॉब्लम आएगा, तो एआई इज गोइंग टू बी समथिंग कि जो हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा है, और उसी के ऊपर बेस करके हम लोग मुख्तलिफ सोल्यूशन देख रहे हैं। अब हम पर्सनलाइज्ड, सस्टेनेबल और इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स की बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी, जिसके नतीजे में अब हम देखते हैं कि स्मार्ट सिटीज़ का तस्वुर आ गया, जैसा कि नियॉन सिटी का आप तस्वुर देख रहे हैं। जैसा कि दुबई ने लास्ट टाइम ऐलान किया था कि विद इन 2024 और 25 हम लोग स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। उसकी बात की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल टुगेदर स्मार्ट होने जा रहा है, सर्विसेज स्मार्ट होने जा रही हैं। ये वो दौर है कि जिसमें हर शय ऑल टुगेदर शेप हो जाएगी, और वो इस अंदाज में शेप होगी कि हम साइबर स्पेस और फिजिकल स्पेस में किसी भी किस्म की दूरी नहीं देखेंगे। तो दिस इज सोसाइटी 5.0। यहाँ पर हमारा सारा फोकस ये होगा कि अब की बारी जो इनोवेशन होनी चाहिए वो सस्टेनेबल होने चाहिए। अब की बार जो इनोवेशन होना चाहिए उसका रिजिलियंट होना ज़रूरी है, उसका इंसानी वेलबींग से मुतालिक होना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का ज़रूरी है कि वो आप सर्व करें इंसानियत को। तो यह सोसाइटी 5.0। आई होप यहाँ तक अभी मामला आप लोग के क्लियर होंगे। कोई सवाल है तो पूछ नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़िया। अच्छा, मुझे आप लोग बताते जाइएगा कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होता चला जाए, ताकि मैं फौरी तौर पर उसको कैटर कर दूँ। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए अभी इन स्लाइड से मुताबिक। धन्यवाद। अहमद, हमारे पास चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। आई डोंट नो वो ज़्यादा रेलिवेंट है इन स्लाइड्स के कि नहीं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ इन्वॉल्विंग डाइवर्स स्टेक होल्डर्स इन डिजिटल गवर्नेंस डिस्कशंस। यार ये सवाल को हम एड्रेस करेंगे बाद में। ये आ रहा सवाल चलें। हम ठीक है, मॉरल और एथिकल इम्प्लीकेशन पर बात करने जा रहे हैं काफी डिटेल में। ठीक है, उसको एड्रेस करेंगे। परफेक्ट। अच्छा, कोई सवाल है तो आप लोग करते जाइए स्ट्रेट अवे, ऐसा ना हो कि मैं दीवार के साथ बातें कर रहा हूँ। ठीक है, वापस आते हैं। चलें, अब हम आते हैं आगे कि ये जो हमने अभी तक तस्वुरात का जिक्र किया, इट्स गोइंग टू बी एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक वेलबींग मॉडल।
ये सोशल इनोवेशन का एक ऐसा फिनोमेन है कि जहाँ पर हर शय आपस में होलिस्टिक होगी, यानी कि एक कंप्रीहेंसिव व्यू है वेलबींग का, कि जिसमें सोसाइटी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को एट द सेम टाइम देखा जाए रादर देन फोकसिंग ऑन वन थिंग। इससे पहले तो ये फोकस होता था कि हमने इकोनॉमी को कैसे ग्रो करना है, हमने एफिशिएंसी को कैसे इंश्योर करना है एंड ऑल दैट। अब पहली बार ये कि इनोवेशन इसलिए होगी कि आपने सोसाइटी के इश्यूज को केटर करना है, ठीक है। होगा कैसे कि हम इंटीग्रेट करें मल्टीपल कंपोनेंट्स को सोसाइटी के, ताकि हम एक बैलेंस्ड और कोहेसिव अप्रोच को अपने सामने विटनेस होता देख सकें। नतीजतन क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंश्योर हो ही हो, और हमारे जो बड़े बड़े मेजर सोसाइटल चैलेंजेस हम उसको भी केटर कर रहे हैं। एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर हमने लिखा है कि सोसाइटी 5.2 इज अ होलिस्टिक एंड कोहेसिव मॉडल दैट सिक्योर्स एंड इंटीग्रेट्स 10 वेल बीइंग कंपोनेंट्स। हम इसको अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इन 10 कंपोनेंट्स के नतीजे में हो गया क्या कि वी आर गोइंग टू विटनेस द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब कि हम में से हर फर्द जो है वो अपने फुल पोटेंशियल के ऊपर ऑपरेट कर रहा होगा, वो अपने तमाम तर पर्सनल गोल्स को और अपने पर्सनल एस्पिरेशंस को रियलाइज करने की सिचुएशन के अंदर होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी सोसाइटी 5.2। ये एक मॉडल है। इसके बेसिकली हमारे पास 4 इंटीग्रेटेड मॉडल है। इनको हमने 4 लीवर्स के अंदर तकसीम किया। पहला लीवर है हमारे सामने हेल्थी, सेफ एंड एक्टिव सिटीजन्स, यानी कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक ऐसा मुआशरा कि जहाँ पर अफराद जो है या इंडिविजुअल जो है वो अपनी ऑप्टिमल लेवल के ऊपर हेल्थ को विटनेस करें, वो सेफ महसूस करें और अपनी अपनी लाइफ को ज़्यादा एक्टिव महसूस करें। तो करेंगे क्या? वर्चुअल हॉस्पिटल्स होंगे हमारे सामने, सर्जिकल रोबोट्स होंगे हमारे सामने, स्मार्ट मॉनिटरिंग हो रही होगी। इसके नतीजे में आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इंश्योर किया जाएगा। इस तरीके से एआई पावर्ड प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग एंड पॉलिसी रोबोटिक्स एंड ऑल दैट, इस तरह की नई नई चीज़ों की जैसे इंश्योर किया जाएगा कि आप सेफ महसूस करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है सोसाइटी 5.0 का, वो ये है कि यहाँ का इस सोसाइटी के अंदर रहने वाला हर फर्द अपने आप को हेल्दी महसूस करेगा, अपने आप को सेफ महसूस करेगा और अपने आप को एक्टिव महसूस करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट लेवर है हमारे सामने कि यहाँ का हर फर्द अपने आप को प्रोडक्टिव, एम्पावर्ड, कम्पेटिटिव और क्रिएटिव महसूस करेगा। इसका मकसद क्या है कि सोसाइटी 5.2 इनेबल करेगा हर सिटीजन को कि वो अपने फुल पोटेंशियल को ऑपरेट करें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ कम्पेटिटिवनेस और क्रिएटिविटी। कैसे होगा? थ्रू एजुकेशन। कोशिश करेंगे कि डिजिटल एआई इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स एजुकेशन के हो जाए कि जो हर फर्द के कॉरस्पॉन्डिंगली टेलर्ड करिकुलम डिजाइन करे, ताकि हर बंदा मुकम्मल तौर के ऊपर अपने कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा हो। वैसे की बात बताऊं, अभी रिसेंटली एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर हैं और उन्होंने लिखा हुआ था कि ये जो एग्जिस्टेंट पीएचडी का स्ट्रक्चर है ये रिडंडेंट होने वाला जा रहा है। और उनका सारा का सारा फोकस इस बात के ऊपर था कि ये जो स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के अंदर पीएचडीज करवाई जाती हैं ये इररिलेवेंट होने जा रही हैं। और उसमें ये बुनियादी तौर के ऊपर वो आर्गूमेंट पेश करते हैं कि ये जो एग्जिस्टेंट तस्वुर है पीएचडी का, ये बेसिकली 17th और 18th सेंचुरी का मुस्तारशुदा है। और इसके अंदर होता ये था कि एक एक्सपर्ट मौजूद होता था। उस एक्सपर्ट ने अपनी तमाम तर जिंदगी की जो हासिल जिंदगी होता था उसको ज़ाया न होने से बचाने के लिए उसे अफराद चाहिए होते थे कि जो उसकी ज़िंदगी उसके साथ इंगेज होते थे, फिर वो अपनी हासिल ज़िंदगी उनको अफराद को ट्रांसफ़र कर दिया करता था। यूँ हमारे सामने पीएचडीज सामने आ जाते थे। अब जिस तरीके से इनोवेशन होने चली जा रही है और अब किसी एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर आपका पीएचडी करना मैटर नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर पीएचडी क्या करता है कि लेट्स सपोज मैं इकोनॉमिक्स का अगर स्टूडेंट हूँ, तो हमारे पास इसकी मल्टीपल डोमेन्स हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर लेबर इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑल दैट। हम इसमें से किसी एक फील्ड को चूज करते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स बनूं। फिर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बनते हैं तो उसके अंदर फर्दर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। जीडीपी के मामला हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, आपको आपके ये जो एनवायरमेंट से मुतालिक इश्यूज हैं। इससे बहुत सारी चीज़ों को फिर मल्टीपल चीज़ें एट द सेम टाइम चल रही होती हैं। आपने सप्लाई के इशू कैसे रिजॉल्व करना है, आपने डिमांड के इशू को कैसे रिजॉल्व करना है। तो हम उसमें से किसी एक डोमेन को पकड़ते हैं और उसके अंदर उस नीश माइक्रो नीश में जाकर पीएचडी करते हैं। एंड देन फिर हम एज्यूम करते हैं कि हम साथ बंदा हमें तस्लीम करे कि हम बहुत महान हैं। तो इसी बेसिक आइडिया को वो डिकम्पोज कर देते हैं और बाकायदा तौर के ऊपर गिरा देते हैं। ये जो स्कॉलर है मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा आर्टिकल। और वो बेसिकली ये कहते हैं कि देखो आज के आने वाले दौर के अंदर ये जो माइक्रो नीश के अंदर जाके रिसर्च करने वाला काम है, अब इसकी बहुत ज़रूरत बाकी नहीं होगी, क्योंकि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हाईली इंटर रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड एंड को रिलेटेड वर्ल्ड्स के, जहाँ पर फील्ड्स भी आपस में इंटीग्रेट कर रही होंगी। तो अब आप किसी स्पेशल फील्ड के अंदर पीएचडी कर रहे हैं तो आप अपने आप को एलिमिनेट महसूस करेंगे कि आप कहीं पे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आपने सर्वाइव करना है तो हमें पूरे पीएचडी सिस्टम को ओवरहॉल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे?
कि हमें पीएचडी सिस्टम को इस अंदाज से पेश करना है कि जहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो रही होगी। आई मीन कि एक बंदा जो इकोनॉमिक्स में रिसर्च कर रहा होगा वो देखेगा कि उसके उसके यहाँ जो आईआर के शोबे के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो उसको भी देख रहा हो, और सोसाइटी के अंदर यानी कि सोशल साइंस में स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी उसकी नज़र से गुजर रही हो इस तरीके से, और फिलोसॉफिकली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी उसकी नज़र से गुजर रही है। यानी कि जब तक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च नहीं होने जाएगी आगे, आने वाले दौर में ट्रेडिशनल सेटअप बिल्कुल फेल हो जाएगा। सो तो आने वाले जो सोसाइटी 5.2 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने की बात की जा रही है जो टेलर हो हर इंडिविजुअल्स की ज़रूरियात के अकॉर्डिंगली। उसका मकसद सिर्फ ये हो कि हर बंदा अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इंश्योर कर रहा हो। इस तरीके से AI इनेबल्ड जॉब मशीन्स और मैचिंग प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने आ रहे होंगे ताकि राइट अवे आपकी मर्जी के मुताबिक और आपके आपके स्किल सेट के अकॉर्डिंगली आपको इंगेज कर दिया जाए। मजे की बात है, स्किल स्कोर के नाम से अभी पाकिस्तान के ही हमारे एक उस्मानी साहब हैं, उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है। उसमें आप सिंपली जाते हैं और जाके अपना स्किल सेट लिखते हैं, तो वो उनका AI पावर सिस्टम जो है वो आपको बता देता है कि कहाँ कहाँ के ऊपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको करना क्या चाहिए और आप लाइफ में मैक्सिमम कैसे हासिल कर सकते हैं। वो अभी इनिशियल फेजेस के अंदर है, सो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन बहरहाल एक मस्बत कदम है। तो आने वाले दौर के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस शक्ल में आ जाएगी और आपकी स्किल सेट के अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट हो रहे होंगे। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इकोनॉमी जो है वो इनोवेशन की तरफ बढ़ी होगी। हम इंडस्ट्री 4.0 को फुली ऑप्टिमाइज हालत में देखेंगे, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन में नजर आएगी। तो ऑल दैट ये तमाम तर चीज़ें इंश्योर करेंगी कि उस दौर का इंसान जो है सोसाइटी 5.0 का जो इंडिविजुअल वो प्रोडक्टिव हो, वो एम्पावर्ड हो, वो कम्पेटिटिव हो और वो क्रिएटिव हो। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट लिवर जो है जो सोसाइटी 5.0 को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करता है, वो ये करता है कि उस दौर का इंसान या उस सोसाइटी का जो इंडिविजुअल है वो इंगेज होगा और इंटरटेन्ड होगा इन द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। यानी कि इस सोसाइटी के अंदर कोशिश की जाएगी कि एक ऐसा वाइब्रेंट सोशल लाइफ का स्ट्रक्चर बनाया जाए और ऐसे इंश्योर किया जाए कि कल्चरली तमाम लोग आपस में इंगेज हों, कि लोग अपने आप को यानी कि मार्जिनलाइज महसूस ना करें, सिंपल इज दैट। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्ड की जाए। वो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे जिसे सोशली रीइंटीग्रेट कर रहे होंगे, जैसे आपने लिखा सोशल रीइंटीग्रेशन के प्लेटफॉर्म्स बन रहे होंगे जिससे मार्जिनलाइज मेंबर ऑफ सोसाइटी आपस में कनेक्ट कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर एक्स पेंशनर्स हो गए, सब्सटेंस अब्यूज का इशू जिनको फेस करना पड़ रहा है, उनको हम आराम से कैटर कर लेंगे ताकि वो सोसाइटी का बामकसद हिस्सा बन सके। ठीक है, इस तरीके से जो कल्चर और एंटरटेनमेंट के लिए बाकायदा तौर पे वर्चुअल टूरिज्म का मैकेनिज्म बनेगा। हमने ऑगमेंटेड रियलिटी की बात की, हमने वर्चुअल रियलिटी की बात की, तो वेब 3.2 की बात की। ये तमाम तो चीज़ें वो हैं जिसके नतीजे में हम इंश्योर करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन का जो इंडिविजुअल हो वो ज़्यादा कल्चरली इंगेज हो, वो पर्सनलाइज एंटरटेनमेंट को एंजॉय करे, एट द सेम टाइम वो अपने आप को ज़्यादा क्रिएटिव और सेल्फ एक्चुअलाइज भी महसूस कर रहा हो। तो ये तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ लीवर के अंदर। फोर्थ लीवर है बेसिकली कि इस सोसाइटी को हम विटनेस करेंगे थ्रू कंफर्टेबल एंड थ्राइविंग सिटीजनशिप, और ये सब के सब एक सस्टेनेबल और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर ठहरे होंगे। यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, लिविंग इन्वायरमेंट तख्लीक किया जाए जो ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जो ज़्यादा सस्टेनेबल हो, जो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो, जो अलाउ करे इंडिविजुअल्स को थ्राइव करने के लिए। तो कैसे होगा? नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर ऑटोनोमस फार्मिंग हमारे सामने होती दिखेंगी, वर्टिकल इंटीग्रेशन हमें दिख रही होगी, हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउसेस की बात कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इन्वायरमेंटल साइंसेज आगा है, तो आपके सामने तमाम चीज़ें हो रही होंगी अभी भी। तो इसकी डिटेल में हम चाहते नहीं है, लेकिन बहरहाल इन्वायरमेंट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल होता चला जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि अर्बन इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन होते चले जाएंगे, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, आपकी आपकी जो ये ट्रांसपोर्टेशन के इशूज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएंगे एंड ऑल दैट। लॉजिस्टिक के इशूज़ आएंगे, आपके स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम आ जाएगा। तो खैर ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए से हम समझ सकते हैं कि सोसाइटी 5.2 जिसका बहुत बड़े बड़े लोग देख रहे हैं अभी, और जो अभी स्कॉलर डिस्कोर्स का हिस्सा है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये आपके सामने मैंने 4 लीवर्स के अंदर चीज़ें बता दी कि सोसाइटी 5.2 का जो इंसान है, सोसाइटी 5.2 को जो इन्विजन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारा जो सिटीजन है वो हेल्दी हो, सेफ हो, एक्टिव सिटीजन हो, वो प्रोडक्टिव हो, एम्पावर्ड हो, वो कम्पेटिटिव हो, वो क्रिएटिव हो, वो इंगेज हो अपने से मुतालिक एंटरटेनमेंट के अंदर विद अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि ये मेरी चीज़ है। अलॉन्ग विद दैट वो कंफर्टेबल महसूस करे अपने आप को इस एनवायरनमेंट के अंदर, वो थ्राइव करे
और ये तमाम का तमाम एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा सस्टेनेबल भी हो और ज़्यादा ऑटोमेटेड भी हो। ठीक हो गया? सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है कि अ रिक्रिएटेड लाइफ। इसके अंदर क्या होगा? ये यहाँ पर हम बेसिकली देखने चाह रहे हैं कि इस तमाम तर जर्नी को इंश्योर करने के लिए वो इनेबलर्स क्या होंगे, ठीक है? तो वो सेक्टोरल सॉल्यूशंस जिसको मैंने हल्का-फुल्का सा मेंशन किया, मैं भी इसकी गहराई पे अब नहीं जाऊँगा, काफ़ी बात हो गई है। वो वो तमाम सेक्टोरल इनोवेशन जो है वो इंश्योर करेंगी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बुनियादी तौर के ऊपर 6 इनेबलर्स हैं। ठीक है? इस जर्नी को जो इंश्योर करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो है वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। सोसाइटी 5.0 के अंदर बुनियादी तौर के ऊपर टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज़ करके एक ऐसा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा थ्रू एआई, थ्रू मशीन लर्निंग, थ्रू बिग डेटा एनालिटिक्स, जिसके नतीजे में इंश्योर होगा कि आप माइन्यूट सी डिटेल्स को भी कैटर कर पा रहे होंगे। ठीक है? इसके अलावा दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है इसका इनेबलर, वो है प्लेटफॉर्म्स। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स लेके आएंगे जिसमें क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशंस हो रही होंगी। क्रॉस सेक्टोरल कोलैबोरेशन से मुराद है कि वेरियस सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी वो आपस में एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे थ्रू क्रॉस सेक्टोरल प्लेटफॉर्म्स। तो सोसाइटी 5.0 में प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी रेगुलेशंस की, पॉलिसीज़ की। तो इसके ऊपर हम आगे डिटेल बात भी करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम ऐसे फ्रेमवर्क्स को तश्कील देंगे कि जो इंश्योर करेंगे कि ये एथिकल, ये मॉरल हो, अलॉन्ग विद दैट ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी होने के साथ साथ इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इंश्योर कर रहे हैं। तो ये तीसरा इनेबलर है, यानी कि रेगुलेशंस और यानी फ्रेमवर्क्स ऐसे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसके नतीजे में हम सोसाइटी 5.0 को एक्चुअलाइज होते देखें। इसके बाद अगला पॉइंट है जो हमारे पास है वो सेंट्रलाइज एंड कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, मैं आपको शेयर करूंगा तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका बेसिक मकसद ये है कि कैसा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर होगा जो ओवरसी कर रहा होगा और कोऑर्डिनेट कर रहा होगा सोसाइटी 5.0 के इनिशिएटिव को। ठीक है? इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं फिफ्थ इनेबलर की तरफ। वो ये है कि सोसाइटी 5.0 के अंदर हम ऐसी एक स्किल लेबर फोर्स को, वर्क फोर्स को डेवलप करेंगे कि जो कैपेबल होगी डिजिटल इनोवेशन को इंश्योर करने के लिए। सोसाइटी 5.0 को स्किल्ड लेबर फोर्स ही इनेबल कर सकती है। और छठा पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का सिक्योर करना थ्रू इनोवेटिव मेथडोलॉजीज, ये बहुत ज़रूरी होगा। हमें नई नई मीन्स ढूंढने होंगे इनोवेटिव, इसके नतीजे में फंड जनरेट हो रहे हों। और इसकी एक बहुत आसान सी शक्ल हमारे सामने दिखती है अभी जापानीज गवर्नमेंट की शक्ल में, जिसपे उन्होंने अपने स्टार्टअप इंडस्ट्री को बाकायदा तौर के ऊपर मोटिवेट किया है कि जनाबे वाला आप लोग सोसाइटी सॉल्यूशंस हमारे सामने लेके आइए और इस बात से बेपरवाह हो जाए कि फंडिंग कहाँ से आएगी। हम आपके सामने वेंचर कैपिटलिस्ट को लेके आएंगे, हम आपके सामने फंडिंग की जितनी एजेंसीज हैं वो आ जाएंगी, वो आपको सपोर्ट करेंगी, लेकिन शर्त ये है कि आपने सोल्यूशन वो लेके आए जो ज़्यादा सोसाइटी ओरिएंटेड हो, जो ज़्यादा ह्यूमन सेंटर्ड हो। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर वो 6 टूल्स हैं। 6 टूल्स क्या हैं जो सोसाइटी 5.2 को एक्चुअलाइज करने में मदद देंगे। पहला टूल है हमारे सामने कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा इंपॉर्टेंट टूल है प्लेटफॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट टूल है कि रेगुलेशंस, ऐसे रेगुलेशंस एंड पॉलिसी जो इसको इनेबल कर रही हो। चौथा चीज़ है कि हमारे पास सेंट्रलाइज और कोलैबोरेटिव गवर्नेंस का स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड लास्ट थिंग इज कि हमें टैलेंटेड स्किल्ड फोर्स चाहिए कि जो डिजिटल कैपेबिलिटीज को थामे हुए हो। एंड देन इसके बाद हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक इनोवेटिव पार्टिसिपेटरी फंडिंग मॉडल्स भी चाहिए जिसकी नतीजे हम चीज़ों को एक्चुअलाइज होता देखेंगे। तो यहाँ तक हमने अभी तक डिस्कस कर लिया सोसाइटी 5.2 है क्या, इसको एक्चुअलाइज करना कैसे है, इसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस क्या है। आई होप आधा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ कि जब हम ये सब कुछ करने जाएंगे तो उसके नतीजे में हमें कुछ मॉरल और एथिकल इश्यूज को कैटर करना पड़ेगा। मैंने आपके सामने अभी तक जितना भी डिस्कोर्स सेट हो चुका है उसकी समरी आपके सामने रख दी है। मुझे एक सेकंड देंगे आप लोग, अगर जस्ट सेकंड में जरा पानी पी लूं। अहमद, हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, अगर आप इजाज़त दें तो इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक, नमीत कीजिए सवाल। क्वेश्चन है हमारे पास चैट बॉक्स में, हाउ द डेटा सिक्योरिटी विल बी इंश्योर्ड इन सोसाइटी 5.0। यस, ये भी आ रहे हैं आपके सवाल। असल में जो आप लोग सारे सवाल कर रहे हैं ये है एथिकल और मॉरल इश्यूज के ऊपर, बस वो डिस्कशन यहाँ से शुरू होती है। ठीक है? ओके।
ठीक है। और इसके ऊपर बहुत डिटेल में जो हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं आपके साथ वो डिस्कशन करेंगे, वो सारी लीगल इम्प्लीकेशंस आपके सामने रखेंगे भी। ठीक है, हमें इसीलिए एग्जैक्टली एक बंदा बैठाया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी डिस्कशन के अभी तक जितने भी एथिकल इश्यूज हैं हम उसको बेसिकली कॉन्सेप्टलाइज कैसे कर सकते हैं। तो है वी हैव अभी तक जितना डिस्कोर्स है ना उसने एथिकल इश्यूज को तकरीबन 5 किस्म की कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया है और हम आपको बताएंगे कि हम किसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके सामने रख दिया कि सबसे पहले अभी तक जितने भी इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं उसको केटर किया गया। पहली कैटेगरी है कि जब सिर्फ फीचर्स ऑफ एआई, ह्यूमन फैक्टर्स और सोशल इम्पैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए कैटेगरी बनाई गई है कि यानी कि सोसाइटी 5.0 को जब हम एक्चुअलाइज करेंगे तो उसके नतीजे में कुछ फीचर्स हैं एआई के, उसके कुछ एथिकल इश्यूज आएंगे हमारे सामने। इंसान जब उन तमाम टेक्नोलॉजीज को यूज करेगा उसके नतीजे में कुछ एथिकल इश्यूज आएंगे। कुछ एथिकल इश्यूज हमारे सामने इंसानियत के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। तो ये कुछ इश्यूज मैंने आपके सामने लिख दिया कि जब हम एआई को यूटिलाइज कर रहे होंगे तो यूज करते हुए हमें कुछ इश्यूज को फेस करना होगा। वो ट्रांसपेरेंसी का इशू हो सकता है, डेटा सिक्योरिटी का, प्राइवेसी का इशू हो सकता है, ऑटोनॉमी का इशू हो सकता है। इस तरीके से अगर हम यूज करते हुए हमारे सामने कुछ और इशूज आएंगे वो अकाउंटेबिलिटी का, एथिकल स्टैंडर्ड्स का। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर एक पहली कैटेगरी है जिसके अंदर बेसिकली एआई को मद्देनजर रखते हुए हमने एक एथिकल इशू के ऊपर कैटेगरी बनाई। इसका बुनियादी तौर के ऊपर एक ड्रॉबैक ये था कि इस कैटेगरी ने बिल्कुल ओवरलुक कर दिया इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को। कि हम अभी आप ये देख रहे हैं जितने भी एथिकल इश्यूज लिखे हुए यहाँ पर कहीं पे भी ये बात नहीं की जा रही कि आपकी इन्वायरमेंट को तो कहीं नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को आप कैसे कंज्यूम करोगे अगर ये सब कुछ करते हुए आपकी इन्वायरमेंटली डिग्रेडेशन अगर हमें नजर आती है तो उसको आप कैसे केटर करोगे, इन इश्यूज में यहाँ बात नहीं होती। तो ये हमारे सामने एक पहली कैटेगरी है एथिकल इश्यूज की। इसके इसके ऊपर कई लोगों ने इख्तलाफ किया एंड देन एक और एक क्लासिफिकेशन हमारे सामने आती है एथिकल इश्यूज की कि जिसके अंदर वर्नेबिलिटीज ऑफ एआई और ह्यूमन, यानी कि उन्होंने कहा कि जब हम सोसाइटी 5.2 को एक्चुअलाइज करेंगे तो उस एक्चुअलाइजेशन के अंदर दो तरह के हमारे सामने इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। एक तो ये कि इंसान वो आपस में वनरेबल हो जाता है, देन वो जो टेक्नोलॉजी है उसके नतीजे में हमें कुछ वनरेबिलिटीज फेस करनी पड़ेंगी। तो ये भी है यानी कि एआई की क्या वनरेबिलिटीज है कि वो मशीन लर्निंग और डेटा हंगरी है। अगर आप उसके अंदर गार्बेज डेटा इन करते हो तो नतीजे रिजल्ट भी आउटपुट भी से खराब आते हैं। अगर आप मशीन लर्निंग का ट्रेन कर डेटा को ट्रेन कर रहे हो तो उसके एल्गोरिदम अगर फॉल्टी है तो उसका भी एक इशू है। इस तरीके से ब्लैक बॉक्स का इशू आ रहा है। इस तरीके से अगर हम लोग इसको एंगेज करते हैं इंसान के कॉन्टेक्स्ट में तो अब्यूजिव यूज है एआई का। ठीक है, हम जॉब रिप्लेसमेंट देखते हैं, हम रोबोटिक कंपेनियंस को अपने साथ एंगेज करते हैं तो उसके नतीजे में इश्यूज आते हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो खालिस वनरेबिलिटी से कॉन्टेक्स्ट में है। यहाँ पर इन्होंने जो मिस कर दिया इस क्लासिफिकेशन वालों ने, उन्होंने क्या किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी, पर्सनल फ्रीडम एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स अगेन यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से वो इग्नोर हो गए। तो इस क्लासिफिकेशन को भी बहुत ज़्यादा अभी पजीराई नहीं मिली। एक बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन थी वो ये थी कि हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के अंदर जो एथिकल रिस्क है उसकी बेसिस के ऊपर चीज़ों को देखें। तो स्कॉलर्स ने जो क्लासेस कुछ बनाई हैं वो क्लासेस थी एल्गोरिदम की बेसिस के ऊपर, डेटा की बेसिस के ऊपर, एप्लीकेशन की बेसिस के ऊपर, एथिकल रिस्क की बेसिस के ऊपर। तो इसके नतीजे में कुछ इश्यूज हमारे सामने आते हैं, वो मेंशन मैंने आप कर दिया। इन इश्यूज के अंदर भी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अकाउंटेबिलिटी का इशू बहुत बड़ा वो केटर नहीं कर पाया यहाँ पर, फेयरनेस का, ऑटोनॉमी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सेफ्टी का। तो ये इश्यूज भी यहाँ पर रह गए इस क्लासिफिकेशन के अंदर। फिर हमारे सामने सेकंड लास्ट हमारे सामने आते हैं, ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव है। यहाँ पर उन्होंने कोशिश की कि सोसाइटी को ना मुख्तलिफ आस्पेक्ट से कवर करें एंड देन देखें कि कौन कौन से एथिकल इश्यूज है जो हमें कवर कर रहे हैं। यानी कि अगर हम सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हमारे सामने लेबर मार्केट का इशू आएगा, इनइक्वालिटी का इशू आएगा, प्राइवेसी का इशू आएगा। अगर इन्हें साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे रिलेशनशिप्स मुतासर हो जाएंगे, प्रेशर आएगा, डिपेंडेंसी रिलेशनशिप इशू होगा, पर्सनल का इशू फेस करना पड़ेगा। फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हम इशू पड़ जाएगा कि अगर सिस्टम हैक हो जाता है तो फिर क्या किया जा सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर अभी रिसेंटली हम ये देख रहे थे कि प्लान किया जा रहा है कि हम ये मेटा के और जो टॉप टीयर की लीडरशिप है वो प्लान ये कर रहे हैं कि हम ऐसा कोई मैकेनिज्म बना लें कि जहाँ पर आपकी एक डिजिटल आईडी हो, उस डिजिटल आईडी के जरिए जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो या जुमला मामला तो वहाँ से तय किए जाए। अब जब हम डिजिटल आईडी की बात करेंगे ट्रांजैक्शन के लिए एक किसी कंपनी के ऊपर या एक किसी सेटअप के ऊपर इन्हिसार करेंगे तो उसके बहुत सारे इशूज फिर हमारे सामने आएंगे। इस तरीके से लीगल सिस्टम के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं कि हम क्रिमिनल लॉ को कैसे केटर करेंगे थ्रू एआई या सोसाइटी 5.0 के अंदर।
टॉर्ट लॉ क्या होगा, इस तरीके से ये कुछ इश्यूज हैं, या अभी तक जितनी भी डिस्कशन हो रही है एथिकल इश्यूज की, वो इन तरीके से लोगों ने देखने की कोशिश की है। हम जो भी मेरा फोकस है और हमारी टीम जो इस पर रिसर्च करी है वो इस अंदाज से करी है। हमने कहा कि देखिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की बजाय चीज़ों को 3 हिस्सों में बांटते, कि हमें जब सोसाइटी 5.0 की तरफ बढ़ेंगे तो हमें 3 तरह के इश्यूज फेस करने होंगे। कुछ इश्यूज हैं जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर होंगे, कुछ इश्यूज हैं जो सोसाइटल लेवल के ऊपर होंगे, और कुछ इश्यूज हैं जो हमें इन्वायरमेंटल लेवल के ऊपर फेस करने पड़ेंगे। एथिकल लेवल के ऊपर, जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो हमें इश्यूज फेस करने हैं, उनमें से हो सकता है कि सेफ्टी, सोसाइटी 5.0 में क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होंगे, रिलाई कर रहे होंगे साइबर स्पेस में, तो वहाँ पर हम सेफ कैसे रहेंगे, ठीक है। हमें फेस करना पड़ेगा अपनी डेटा की प्राइवेसी का इशू, उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हमारी फ्रीडम और ऑटोनॉमी कैसे इंश्योर होगी, ठीक है। हमारे ह्यूमन राइट्स तो कहीं इसके अंदर आई मीन के वो प्रॉब्लम का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। इस तरीके से अगर हम सोसाइटल लेवल के ऊपर देखें इस सोसाइटी 5.0 के सारे आइडिया को, तो हम फेयरनेस को कैसे इंश्योर करेंगे, जस्टिस को कैसे इंश्योर किया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर करेंगे, कंट्रोलेबिलिटी ऑफ एआई, डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स, जॉब रिप्लेसमेंट, ह्यूमन रिलेशनशिप, ये तमाम के तमाम जो एथिकल इश्यूज है या मॉरल इश्यूज हैं, उसको हम इस हेड के अंदर देखते हैं, यानी एथिकल इश्यूज एट सोसाइटल लेवल, ठीक है। इसके अलावा जो एक तीसरा बहुत बड़ा इशू है कैटेगराइजेशन का, वो ये है कि हम एनवायरमेंटल लेवल के ऊपर चीज़ों को देखें कि नेचुरल रिसोर्सेज का तो कहीं नुकसान नहीं पहुंचेगा, एनर्जी का क्या बनेगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और सस्टेनेबिलिटी को हम कैसे इंश्योर करेंगे। तो ये वो बुनियादी तौर के ऊपर एथिकल इश्यूज हैं जिसको तकसीम कर पाना और समझ पाना बहुत आसान हो गया। फॉर नाउ अभी तक की हमने जितनी रिसर्च की है, हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा यही क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है एथिकल एंड मॉरल इशू को कैटर करने के लिए, क्योंकि जो भी इशू होता है या तो वो इंडिविजुअल लेवल पर हम फेस करते हैं, या वो सोसाइटल लेवल के ऊपर होता है, या एनवायरमेंटल लेवल के ऊपर होता है। और जब हम हर हेड को एक प्रॉपर टाइम देते हैं एंड देन उसमें से हर इशू को वन बाई वन कैटर करना शुरू करते हैं, तो बहुत आसान होता है सोल्यूशन निकाल पाना। तो बेसिकली इसका यही प्लस पॉइंट है कि अभी तक की जितनी भी रिसर्च हुई है एथिकल और मॉरल इश्यूज को कोडिफाई करने में, वो यही है कि यहाँ पर हमने इश्यूज को इंडिविजुअल, सोसाइटल और एनवायरमेंटल लेवल के ऊपर कैटर कर दिया है। इस तरीके से हमारे सामने कॉम्प्रीहेंसिवली चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हम तमाम तरह एथिकल कंसर्न्स को एड्रेस भी करने की कोशिश करते हैं, फिर डिस्कस भी कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें आ गई, इन तमाम इश्यूज को हल कैसे करना, तो अगेन फिलोसॉफिकली इसके ऊपर 3 स्कूल ऑफ थॉट है जो इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये एथिकल अप्रोचेस हमें कहलाती है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट एथिक्स एंड वर्चू एथिक्स। सॉरी अगर मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाऊं, लेकिन ये जरूरी था चीज़ों को क्वांटिफाई कर पाने के लिए, क्योंकि अगली जो डिस्कशन है दीगर, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। अभी तक जो 3 मेन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उनमें सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से। ये कहते हैं कि सोसाइटी 5.2 को जब हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, तो उसमें जो इनोवेशन हो रही होगी, इनोवेशन ठीक है या गलत है, उनको हम कैसे चेक करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे। कोई भी नतीजा आएगा, हम उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, और अगर उसके बेनिफिट्स कॉस्ट से ज़्यादा होंगे तो हम इसको अप्रूव कर देंगे, और ये इसको कह देंगे कि ये मॉरली और एथिकली अच्छा एक्शन है, इसको सोसाइटी 5.2 के अंदर इस इनोवेशन का हिस्सा होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज मैटर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे होते हैं उसके बेनिफिट्स को और उसके कॉस्ट को। लेकिन इस इशू के साथ कुछ बुनियादी तौर के ऊपर इशू ये है कि आप बेनिफिट्स एंड कॉस्ट को कैसे कैटर करेंगे, यू नो। बेनिफिट्स एंड कॉस्ट का पैमाना बहुत मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर के ऊपर एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि अगर हमें इंडिविजुअल फ्रीडम दे दी जाती है तो हम ज़्यादा ऑटोनमस महसूस करते हैं, ठीक है, तो हमें उसका राइट दिया जाना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके आता हूँ, जैसे अभी एक वेब सीरीज बनी हुई थी बर्ज़ख के नाम से। अब बर्ज़ख ड्रामा बन गया हमारे पास। अब बर्ज़ख ड्रामे को हमने अलाउ करवाना है, हमने कंज्यूम करवाना है अपने मेंबर्स के साथ या नहीं, इसका कॉन्सिक्वेंस स्कूल ऑफ थॉट देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या थे, उसके कॉस्ट क्या थे। बेनिफिट्स इसके मटेरियल भी हो सकते हैं, नॉन मटेरियल भी हो सकते हैं कि जो जिन्होंने बनाया उन्होंने इंडिविजुअल ऑटोनॉमी महसूस की, फ्रीडम महसूस की, वो जैसा चाहते थे वैसा देख रहे थे। इस तरीके से जो उसका कंज्यूमर था, उस कंज्यूमर को बिल्कुल अलाउ किया गया कि वो जिस तरह का कंटेंट देखना चाहे देख सकता है, और जिस तरह की चीज़ को वो कंज्यूम ना करना चाहे उसके ऊपर उसको पूरा अलाउ किया जाता है। लेकिन इसका इशू ये बना बाद में इस कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट एथिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, कि जनाबे वाला ये जो बेनिफिट्स एंड कॉस्ट का आपने तस्वुर दिया है, ये बेसिकली कोई इसके ऊपर बेस, इसके बैक के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग आपके पास फाउंडेशन मौजूद नहीं है, यू नो। आप किस चीज़ को कहेंगे कि फायदेमंद है या नुकसानदेह चीज़ है, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर आपके लिए एक चीज़ हो सकता है कि जो बजट ड्रामे के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत फायदेमंद है, देखें मैं बनाऊंगा इससे मुझे फ़ायदा होगा, इससे इकोनॉमी ग्रो करेगी एंड ऑल दैट।
इसके जो कॉस्ट है उसके कॉस्ट को हम कैसे कह सकते हैं जी, कॉस्ट ये है कि जी अवाम जो डिबेट चल रही है मैं एक क्वार्टर से बात कर रहा हूँ, अवाम जो है वो एक गलत अमल की तरफ जा रही है, वो कुछ ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करती है जिससे हमारा सोशल स्ट्रक्चर सोशल फैब्रिक है वो तबाह हो जाएगा एंड ऑल दैट। आप इसके दरमियान कंपैरिजन आप कैसे करेंगे, ये जो कॉन्सिक्वेंशियल स्कूल ऑफ थॉट ने हमें पैमाना दिया था कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के जरिए आगे बढ़ना है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई सॉलिड टूल नहीं है, नतीजतन हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक इसको यूज करता है। तो एक ये एथिकल अप्रोच थी इसके ऊपर। वैसे डोमिनेटली अगर हम लोग देख लें तो दुनिया के अंदर अभी यही कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के कॉन्टेक्स्ट में ही चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, इनोवेशन जितनी हो रही है। एक और बड़ा स्कूल ऑफ थॉट है उसको कहते हैं थियोंटोलॉजिकल एथिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसके अंदर ये देखा जाता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी इनोवेशन वो सही तब मानी जाएगी कि जब वो किसी अखलाकी प्रिंसिपल और कोड को पूरा कर रही होगी, ठीक है। अब किसी अखलाकी कोड को कैसे तय किया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। उन्होंने कहते हैं लेट्स सपोज कि आपने अलाउ कर दिया है कि इनोवेशन इस कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, अगर वो इस कॉन्टेक्स्ट में हो गई तो वो लीगल है, वो एथिकल है, वो मॉरल है। अब यहाँ पर इशू ये बनता है कि ये जो आपने रूल्स बनाए या प्रिंसिपल्स बनाए इसकी बेस कहाँ से है। इसकी बेस दो तरह के कल्चर्स में दो मुख्तलिफ है। एक है वो मज़ाहिब वो कल्चर जो खुदा के ऊपर यकीन रखते हैं, जो वो खुदा के ऊपर यकीन रखते हैं तो वो कानून का मंबा और उसका बस्तर जो है वो खुदाई तालीमात को मानते हैं। वो ये कहते हैं कि जो मॉरल रूल बनेगा प्रिंसिपल बनेगा वो खुदा की बयान करदा रूल के अकॉर्डिंगली होगा। अगर उसके मुताबिक कोई चीज़ बनती है उसके रूल को वायलेट नहीं करती तो बहुत अच्छी होगी। जबकि इसके मुकाबले में हमारे सामने एक सेकुलर ट्रेडिशन आती है, वो ये कहते हैं कि जी देखिए ऊपर वाली कोई जात नहीं होती, दिस इज गोइंग टू बी अस जो डिसाइड करेंगे कौन सी चीज मॉरल है कौन सी चीज मॉरल नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने कहा जो कौन सी चीज को मॉरल करना है वो कैसे पता लगेगा, अगर अवाम की मेजोरिटी ग्रेट मेजोरिटी किसी चीज को सही मानती है तो वो अखलाकी तौर के ऊपर दुरुस्त है। जैसे अभी जितनी भी LGBTQ मूवमेंट्स चल रही हैं वो तमाम के तमाम ने अल्टीमेटली ये राइट दे दिया है कि दिस इज गोइंग टू बी अ मॉरल थिंग, क्योंकि ग्रेट मेजोरिटी इसको मान चुकी है। तो अब कोई भी ऐसी इनोवेशन होती है कि जो इस तमाम दर एजेंडा को सपोर्ट करती है तो दिस इज गोइंग टू बी मॉरली वायबल, एथिकली वायबल, तो अब यहाँ पर एक्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अब इसी डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के थ्रू देखें कि जो खुदाई तहजीब वाले हैं वो ये कहते हैं कि जनाब वाला इससे तो आपकी तहजीब ही खत्म हो जाएगी, इससे तो प्रॉब्लम हो जाएंगे, हम इसको अलाउ नहीं करते। तो आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है कि इस स्कूल ऑफ थॉट के थ्रू अगर हम चीजों को लेके चलेंगे तो चीजें ज्यादा आगे चल नहीं पाएंगी, ठीक है। तजाद आपस में तजाद ऐसा पैदा हो रहा है अच्छाई और बुराई का कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप लॉस को बाकायदा तौर पर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक। तो ये डियोंटोलॉजिकल एथिक्स इसके ऊपर भी वैसे बहुत डिबेट हो रही है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट एथिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि देखिए कोई भी चीज राइट है या रॉन्ग है इसका हम इस अंदाज से पता लगाएंगे कि अगर कोई अच्छा बंदा उसको करना चाहेगा तो वो राइट होगा। ये बेसिकली आइडिया फ्लोट किया था एरिस्टोटल ने। उसने कहा था कि कोई भी सोसाइटी अपनी ऑप्टिमल लेवल के ऊपर तब ऑपरेट करती है जब जब उसमें हर फर्द जो है वो इस तरह बिहेव करे कि जैसे एक नेक इंसान बिहेव करता है। अब उसने नेकी का तस्वीर कुछ इस अंदाज में दिया कि नेकी वो होती है जिससे किसी दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुंचे ना होता है। तो वर्चूज उसी के लिए वर्चू लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि कोई भी अमल या कोई भी इनोवेशन कोई भी एडवांसमेंट वायबल तब होगी, उसको सोसाइटल फ्रेमवर्क ऐसा तब बनाएंगे अगर वो वर्चुअस फ्रेमवर्क के अंदर आ रही हो। यानी कि एक वर्चू प्रस्त इंसान जो है जो नेक 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 इंसान है वो कैसा करना चाहेगा तो उसके मोटिव्स के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखा जाए। तो इसके भी फिर बहुत सारे इश्यूज हैं। देखिए अगेन आप जिस बंदे को नेक कहते हैं ये नेक होने का क्या तस्वर है हमारे सामने, ठीक है। आप जिसको आप नेक कह रहे हैं हो सकता है अगले बंदे के नजदीक नेक ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर आप ये कहते हैं कि एक बंदा जो ज्यादा ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज कर रहा है वो बहुत ज्यादा नेक बंदा है, और अगर कोई भी एक्शन जो ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करने में हेल्प आउट करता है वो बहुत ज्यादा नेक अमल है, और नेक अमल को तो होना चाहिए। अब इस तरह की जो भी इनोवेशन होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे, है ना। तो ये एक वर्च्यू एथिक्स का फिनोमेना है। अगेन इसके ऊपर भी डिबेट हो रही है कि आप वर्च्यू को कैसे बेसिकली क्वांटिफाई करोगे, आप कैसे बताओगे कि ये वर्च्यू होगी या ये वर्च्यू नहीं है। तो ये बेसिकली तीन स्कूल ऑफ थॉट है जो कि तमाम के तमाम मॉरल एंड एथिकल इश्यूज को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके दरमियान डिस्कशन चल रही है। और अभी तक जो एक बड़ी मेजोरिटी है जो इनोवेटर्स की है वो डियोंटोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के थ्रू फॉल कर सॉरी वो कॉन्सिक्वेंशियली स्कूल ऑफ थॉट के थ्रू ही ऑपरेट कर रहे हैं कि जनाबे वाला आप डियोंटोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के थ्रू चलें, हम आपको बताएंगे कि मॉरल रूल क्या है, हम बताएंगे कि आपने केवल इनोवेशन करनी है नहीं करनी। जबकि जो रिसर्चर्स की एक बड़ी जमात है वो ये कहते हैं कि जनाबे वाला आप दोनों गलत कर रहे हैं, आप दोनों ग्रुप्स
अगर आप लोगों ने आगे चलना है तो वर्चुअल एथिक्स इज गोइंग टू बी द ओनली वे। अब मैं थोड़ा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अगर बताऊं तो हमारे यहाँ वर्चुअल एथिक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारे यहाँ मकासद शरिया का अगर हम लफ्ज़ यूज़ कर लें तो इस्लाम में किसी भी अमल को अलाउ करना है या नहीं करना, उसकी इजाज़त देनी है, वो बुनियादी तौर के ऊपर तय करती है 5 चीज़ों के ऊपर। उन्हें हम मकासद शरिया कहते हैं। उनको हम बाकायदा तौर पर डिफाइन करते हैं 5 चीज़ों से: हिफ्ज़ुल जान, हिफ्ज़ुल माल, हिफ्ज़ुल नसब, हिफ्ज़ुल अक़ल, कि न आपकी जान को अगर कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाती, आपकी अकल को कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाती, आपके नसब को कोई शय नुकसान नहीं पहुँचाती, आपके माल को कोई शय नुकसान नहीं पहुँचाती, तो ये वो चीज़ है वो अलाउ कर दी जाए। ठीक है? तो मकासद शरिया के अंदर नेक होने के लिए बाकायदा तौर के ऊपर एक रूल मौजूद है। ठीक है? उन तमाम की बुनियाद के ऊपर किसी भी चीज़ को वर्चुअस मानना है या नहीं मानना, वो हमें दिख जाता है। और इसके ऊपर अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो 3 बड़े बड़े के ऊपर काम कर रखा है। इमाम शातिबी हमारे सामने आते हैं, इमाम गज़ाली हमारे सामने आते हैं, इस तरीके से शाह वलीउल्लाह और इब्न खल्दून, ये 4 बड़े नाम हैं हमारे पास, जिन्होंने एथिकल कोड्स को डिफाइन करने में काफ़ी सारा काम कर रखा था। और अभी भी जो हमारा मुस्लिम डायस्पोरा है और स्पेसिफिकली जो इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो इन्हीं 4 अफराद के जो बयान करना तसव्वुर खैर और शर है और किसी चीज़ को एथिकल मानना या नहीं मानना, वो उसी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है? तो वर्चुअल एथिक्स जो है बेसिकली राइट नाउ, क्योंकि ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स इसकी तरफ टिल्ट होते हुए दिखाई देते हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सोसाइटी 5.2 को जब हम एक्चुअलाइज करने जा रहे होंगे, तो उसके अंदर जिस भी तरह की इनोवेशन होगी, ये जो हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की, गोल ये है कि एक ऐसी ह्यूमन सेंट्रिक सोसाइटी जहाँ मुकम्मल तौर पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो रही हो, उसको अचीव करने के लिए जिस भी तरह की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रही होगी, वो वर्चुअल एथिक्स की बेस के ऊपर हो रही होगी। अगर तो वर्चुअल एथिक्स की बेस के ऊपर होगी तो इट्स गोइंग टू बी पहले, ये हमारे नज़दीक एक ऐसा मुआशरा तश्कील देने में मदद देगा कि जो इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइज करने के साथ साथ ज़्यादा खुदा के करीब भी करता चला जाएगा। तो ये कुछ इसके मॉरल इम्प्लीकेशन को कैटर करने के कुछ टूल्स थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। तो मैं अपनी डिस्कशन का लास्ट पॉइंट यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ कि सोसाइटी 5.2 इज नथिंग, इट्स जस्ट द नेक्स्ट मॉडल ऑफ सोशल डिजाइन, जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर स्कॉलर्स कोशिश कर रहे हैं कि एड्रेस करें कि इंसानों के और माशरे के जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं थ्रू मल्टीपल डिवीजन, थ्रू मल्टीपल बैरियर्स, एंड और उसको इंश्योर करें कि कैसे टेक्नोलॉजी और डेटा जो है इन इश्यूज को कवर कर पा रहा हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट सोसाइटी 5.2। और इसकी फिर फर्दर जो डिस्कशन में हम लोग जाएंगे, तो आपने जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह की बात की उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब हम आगे बढ़ना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि नवीर आप इनवाइट कर लें हमारे नेक्स्ट स्पीकर को, यानी कि इस्माइल हबीब को, तो बेसिकली इसके एथिकल और लीगल इश्यूज, लीगल और मॉरल इश्यूज के ऊपर जरा नेक्स्ट लेवल की डिस्कशन आपके सामने। सो ओवर टू यू नवीर। जी बहुत शुक्रिया अहमद। मैं चाहूँगा कि वी जस्ट स्टॉप हियर फॉर अ मोमेंट, और अगर किसी का यहाँ तक इस फ्रेमवर्क और जो सारा अहमद ने एक्सप्लेन किया, इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वी कैन स्टॉप हियर एंड टेक दोस क्वेश्चंस। आप लोग अनम्यूट करके वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्पीकर। आई गेस नहीं है सच कोई क्वेश्चन, तो फिर लेट्स मूव टू इस्माइल। आई वुड लाइक टू मूव द फ्लोर टू यू। Assalamu alaikum. Am I audible? जी what? Yes, Ismail, clear. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मोहम्मद साहब ने बहुत ही थॉरो एक कॉम्प्रिहेंसिव इसका मॉडल पेश कर दिया है सोसाइटी 5.0 का, और उसके मोरल एथिकल ग्राउंड्स को भी अंडर डिस्कशन लेकर आए हैं। चूँकि हम एक पूरा एक गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डिज़ाइन करने की तरफ जा रहे हैं, और जो इस वक्त इंटरनेशनली और नेशनल फ्रेमवर्क्स हैं एआई के, वो डेवलप हो रहे हैं, तो इसमें जो सिग्निफिकेंस है मोरल वैल्यूज़ को और एथिकल वैल्यूज़ को समझने की, वो बहुत अहम है। क्योंकि एक कल्चरल डाइवर्सिटी हम देखते हैं दुनिया में जो मुख्तलिफ नज़रियात के लोग, मुख्तलिफ अक़वाम, मुख्तलिफ जो है वो सोसाइटल
वैल्यू सिस्टम्स हैं, मज़ाहिब हैं, तो उसके अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शंस सेम होती हैं, अगर हम उसको मोरालिटी में देखें तो मोरालिटी में हमारे पास जो लॉ की जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो है वो उसे नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ कहते हैं, जो कि बेसिकली मोरल वैल्यूज़ को कैटर करता है। उसके अंदर से जो सोसाइटी के अंदर जो मफासद हैं उसको मोरल वैल्यूज़ की बेसिस पे जो है एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क ड्रॉ करता है ताकि सोसाइटी के मफासद जो ऑफेंसेस हैं वो उसको किसी तरीके से जो है वो रेगुलेट किया जाए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो एफिशिएंट सिस्टम बनाया जाए। अच्छा, यहाँ मैं क्योंकि हम जो है वो ज़रा लीगल फ्रेम में बात करेंगे, तो इस वक्त जो है वो एआई कैसे लीगल फील्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये बुनियादी अहम सवाल है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लॉ के बैकग्राउंड के लोग आई होप के होंगे। इसमें जो सबसे पहले जो लॉयर्स को एक मुश्किल पेश आती है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो पढ़ना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है, थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स को जो है वो रिव्यू करना पड़ता है। लेजिस्लेशन के वर्क हो या केस स्टडीज हो, सिविल कॉर्पोरेट नेचर के केसेस हों, कॉर्पोरेट फर्म्स हों, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप कोई भी किसी भी स्टेप पे जो है वो कहीं भी कोई लूप होल ना रहे, एक एक पॉइंट, एक एक सिंगल लाइन को जो है वो पढ़ना होता है। तो ये एक बड़ा लेंथी और बड़ा थका देने वाला जो है कॉर्पोरेट फर्म्स के लिए काम होता है, जो लॉयर्स एंगेज होते हैं और वो ये काम कर रहे होते हैं। बट जब एआई का फ्रेमवर्क आया है, एआई के मॉड्यूल्स आए हैं, उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट रिव्यू करके इसको बहुत जो है वो आसान बना दिया कि एआई पावर टूल्स हैं जो रिव्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को और केस फाइल्स को, जिससे लॉयर्स का बहुत सा टाइम बच जाता है और उनकी एक्यूरेसी लेवल जो है ना वो इन्हांस हो जाता है। तो ये बड़ा एक अहम जो है एआई के आने के बाद जो है लीगल फील्ड में एक रेवोल्यूशन है। दूसरी चीज ये है इस एआई के अंदर जो है वो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का एक बड़ा जो है ना एक अच्छा एक फीचर है कि हम जो है एआई के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि केस आउटकम्स क्या होंगे, और वो पैटर्न्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो इंसाइट्स हम एआई से ले सकते हैं कि लीगल स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाएंगी। अगर एक लैमैन जाके जो है एआई, जैसे हार्वी एआई टूल अब जो है वो चैटजीपीटी ने ऐड कर दिया है, आप वहां जाके उसको ट्राई कर सकते हैं और आपको जिस लेवल पे वो लीगली आपको असिस्ट करेगा आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की बात हम करते हैं, तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करता है एआई, ड्राफ्टिंग करता है, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है वो काम है और एआई इसको बहुत एफिशिएंटली कर रही है। लीगल रिसर्च बहुत बुनियादी चीज है, लीगल रिसर्च। अब लीगल रिसर्च जो है वो स्टैट्यूट्स को पढ़ना, रेगुलेशंस को देखना, लेंथी रेगुलेशंस होते हैं उनको पढ़ना, स्टैट्यूट्स को पढ़ना, केस लॉज को पढ़ना, रेलेवेंट केस लॉज लेकर आएगा। आपका जो केस है, रेलेवेंट केस लॉज प्रीसिडेंट्स को वो निकालता है और आपके सामने रख देता है। तो ये लीगल रिसर्च जो है एक बड़ा थका देने वाला अमल है, जो एआई के बाद जो है वो लीगल रिसर्च बहुत आसान हो जाएगी। इसी तरह अब आपके लिए चैटबॉट्स आ गए हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स आ गए हैं लॉयर्स के लिए, लैमैन्स के लिए, कि क्लाइंट भी जो है वो असिस्टेंट ले सकता है उनसे, जैसे मैंने आपको बताया हार्वी एआई टूल है। तो ये सारी चीजें जो है वो एआई के अंदर जो है, केस प्रेडिक्शन है, लीगल राइटिंग के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए सारी चीजें मौजूद हैं। तो एआई ने जो है लीगल फील्ड में एक ट्रांसफॉर्मेशन पैदा कर दी है और इससे डाउनसाइजिंग हो जाएगी। इससे जो लीगल फर्म्स के अंदर जो इतना एक लॉयर्स का एक जमे गफीर है वो कम हो जाएगा। ये इसके डीमेरिट्स हैं ऑल्दो, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, जो जस्टिस सिस्टम है उसको ये रेवोल्यूशनलाइज कर देगा एक तरह। तो ये बहुत इसके जो है ना वो इसकी सिग्निफिकेंस है। अब हम पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में देखते हैं तो इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है उसने कोई रेगुलेशंस, कोई एक्ट जो है वो इस हवाले से कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो हमने इस पे सोचा कि हम इसको जो है सोसाइटी 5.0 से हम एक बिल ड्राफ्ट करें, उस पर थॉरो रिसर्च करें
और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से हम वो डॉक्यूमेंट शेयर करें, और उसके बाद उस जो लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट में बैठे हैं हम उनको इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करें कि जब अगर हम, ये बुनियादी तौर पे ऐसा है कि हम जो मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं, हम मोरल एथिकल वैल्यूज को जब हम देख रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसी चीजें, हम जरूरी चीजें उसमें फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स को भी देख रहे हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी देख रहे हैं। ये इस तरह है जैसे आपने एक बहुत बड़े जिन को जो है वो आपने लैंप में बंद कर दिया है, बहुत बड़े जिन को। तो ये एक बड़ा काम है, एक मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि सोसाइटी 5.0 इसको बहुत एफिशिएंटली कर रही है, इस पर थॉरो रिसर्च कर रही है। अच्छा, इसमें मैं आपसे मोरल और एथिकल एक डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करूंगा, काइंडली मुलाहिजा कीजिए। जी, अच्छा, ये डॉक्यूमेंट बुनियादी तौर पे जो मोरल एलिमेंट्स हैं हमने उसको जो है वो एलिमेंट्स को हमने रखा है। इसमें आप देखें कि रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी जो है वो हमने जो डिसीजन चॉइसेस हैं वो एआई सिस्टम्स के अंदर हमने इंटीग्रेट कर ली कि जो यूजर है एआई का, ये उसके हैंड पे Sorry. डिसीजन होगा कि वो जो है वो उसकी इस्माइल, जो प्राइवेसी है, उसके जो बाकी मामलात हैं। प्लीज इस्माइल, जी जी, आपने स्क्रीन शेयर की हुई है if I'm not wrong? यस, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। आप मुलाहिजा नहीं कर रहे, आई थिंक कोई शो प्रॉब्लम नहीं है, हो रही हमें। माइट बी। जी, हमें शो नहीं हो रही। अगर आप एक दफा दोबारा ट्राई करें अनशेयर करके तो मे बी। अब आप देख सकते हैं। जी, अब विजिबल है। राइट, अच्छा, तो ये कुछ एलिमेंट्स हमने जो है वो इसको थोड़ा A6 जूम फ्रेमवर्क के लिए इन हमने करते तो बेटर नजर आ जाए। व्हाट डू यू से प्लीज। जी, आई सेड इफ यू कुड जूम इन अ बिट तो बेहतर नजर आ जाएगा। फाइन फाइन, राइट, अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यप। जी, अब क्लियर है आपको। जी, अच्छा, एलिमेंट्स हमने ए एथिक्स फ्रेमवर्क के हमने जो कुछ 10 एलिमेंट्स हमने रखे हैं, और ये बुनियादी तौर पे इम्पेरेटिव्स हैं कि जो मोरल और इथिकल इश्यूज हैं उसको कैसे हम जो है वो देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी कि जो डिसीजंस हैं वो एंड यूजर की मर्जी से होगा, इसको हमने, इस ऑटोनॉमी को जो है वो बहाल रखना है कि जो ए सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो जो यूजर है बुनियादी तौर पे वो डिसाइड करेगा कि वो बुनियादी तौर पे मतलब अपनी जो उसकी प्राइवेसी है, उसकी जो चॉइसेस हैं, ये जो है उसको रिस्पेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम चैट जीपीटी यूज करते हैं या अदर प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो अभी तक आप ये चीज उसमें नहीं देखेंगे। अच्छा, सेकेंडली आप इसमें हमने जो दूसरा एलिमेंट रखा है वो है डू नो हार्म। एआई सिस्टम शुड नॉट कॉज हार्म और इंजरी टू ह्यूमंस और द एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बेनिफिशंस डू गुड, एआई सिस्टम शुड प्रमोट ह्यूमन वेलबींग एंड फ्लोरिशिंग। और एलिमेंट 4 जो हमने रखा है वो जस्टिस है। एआई सिस्टम शुड बी फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड अनबाइस्ड इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब आप इसको जो लीगल जुडिशियल सिस्टम है आप उसको देखें कि उसके अंदर भी ये चीज़ जब आप जब एआई को इंटीग्रेट करेंगे जुडिशियल सिस्टम के साथ तो जज बहुत सारी चीज़ें जो है वो एआई सिस्टम्स के इंटीग्रेशन के बाद अपने फैसले बहुत सारे जो है वो एआई की फेयरनेस और उसकी ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद पे देखें। अगर एआई सिस्टम्स जो डेवलप हुए हैं कोर्ट रूम्स में या जुडिशियल सिस्टम में वो ही अनबाइज्ड हैं तो आप देखें कि ये एआई का इसको इसको काउंटर करना कितना जरूरी था। तो ये एलिमेंट भी हमने इसमें लाजमी रखा। और पांचवा जो है प्राइवेसी है। एआई सिस्टम शुड प्रोटेक्ट यूजर्स पर्सनल डेटा एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। तो
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब जो गूगल है और अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपका डेटा ले रहे हैं आपकी मर्जी के बगैर। वाई? क्या जो डोमेस्टिक लॉज हैं, क्या हमने कोई ऐसी लेजिस्लेशन की है अब तक कि आपसे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और फेसबुक आपसे पूछे कि मैं आपका डेटा जो है वो नहीं ले सकता? और इतनी डिटेल उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी होती हैं और दे जस्ट पॉप अप नोटिफिकेशन एंड आस्क टू अलाउ इट, और आप अलाउ कर देते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि यार दे आर लुकिंग अस, हम जो है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसी तरह एडवर्टाइजमेंट्स हमें आने लग जाती हैं। तो व्हाट इज दिस? तो ये इसी तरह जो है हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है। आप ऐसे रेगुलेशंस हम क्यों नहीं लेकर आ रहे, उस पर क्यों नहीं बात हो रही? बट राइट नाउ यूरोप में जो है ईयू ने, यूरोपीय यूनियन ने एक एक्ट जो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट इसी साल जो है 2024 में वो वहाँ पेश हुआ है और दैट इज अंडर कंसिडरेशन के उसके बाद जो है उस रेगुलेशंस और रूल्स बनेंगे और बेसिकली वो इन्हीं चीज़ों को जो है वो फंडामेंटल राइट्स को, लोगों की प्राइवेसी, लोगों की अनबाइसनेस और ट्रांसपेरेंसी को, लोगों के फ्रीडम्स को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, बुनियादी आज़ादियों को प्रोटेक्ट करना है और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये बेसिक वैल्यूज हैं। तो ये अब इक्वल जो एम्प्लॉयमेंट है, इक्वालिटी, इसके अंदर आप देखें कि कितना ज्यादा औरतों के साथ जो है ये मामलात हो रहे होते हैं कि यूरोप में तो बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान में तो आप देखेंगे वुमन जो है वो पब्लिक स्फेयर में तो आपको नजर ही नहीं आती है। वाई? क्योंकि उसकी तनख्वाहें भी कम है। तो दैट हाउ वर्क्स के हमारे सिस्टम में बहुत सारी चीजें जो है वो लैक हैं। अच्छा, इसमें अब ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं कि एआई सिस्टम शुड बी एक्सप्लेनेबल एंड प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी तो ये है ना कि जब भी एआई सिस्टम को इंटीग्रेट करें हम, तो वो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की इनसाइट्स और उसको इजीली एक्सप्लेन करे। ठीक है कि हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई की ट्रांसपेरेंसी जो है वो होना बहुत जरूरी है। हमें नहीं पता एआई क्या कर रहा है हमारे साथ, एक कॉमन मैन को नहीं पता। तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत एलिमेंट है, इथिकल एलिमेंट है, जिसको हमने इस प्रोसेस से इस जो है वो डॉक्यूमेंट में रखा है। और फर्दर जो है वो 7वां पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। डेवलपर्स एंड यूजर्स ऑफ एआई सिस्टम शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी डेवलप कर रहे हैं सिस्टम और जो उसके यूजर्स हैं, अगर वो ब्रीच करते हैं, ऑफेंस करते हैं, आपके डेटा को चोरी करते हैं, थेफ्ट करते हैं, आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करें। हमारे पास जो है वो आईटी कोर्ट्स होनी चाहिए कि जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होनी चाहिए। अब जो है इस वक्त एक एजेंसी बनी है एफआईए के अंडर, जो साइबर क्राइम्स के लिए सेपरेट अथॉरिटी है और उस पर भी काम हो रहा है। तो उसके बाद ये जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं वो सारे वहाँ जो है रिपोर्ट होंगे, वहाँ पे कंप्लेंट्स होंगे और फॉर्मली जो है एक मैकेनिज्म है। तो कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट्स हैं वो एक्शंस उठा रही हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो है वो थ्रेट है, एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। और उसके बाद 7वां पॉइंट जो है वो सेफ्टी है। एआई सिस्टम शुड बी डिजाइन्ड विद सेफ्टी मैकेनिज्म्स टू प्रिवेंट पोटेंशियल हार्म। तो सेफ्टी मेजर्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है एआई सिस्टम्स के। तो हम इस पर थॉरो रिसर्च कर रहे हैं सोसाइटी 5.0 के इनिशिएटिव में। और उसके बाद इंक्लूसिविटी है। एआई सिस्टम शुड बी एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव फॉर डाइवर्स यूजर्स। देखिए, अब जो यूजर्स हैं वो दे आर फ्रॉम एनी रिलीजन, एनी कल्चर, एनी कास्ट, एनी ट्राइब। तो आप उसको जो है वो इजीली एक्सेसिबल बनाएं। दूसरा, इंक्लूसिव बनाएं कि जो हर तरह का यूजर है जो है वो बुनियादी तौर पे कहीं कहीं ऐसा ना हो कि उसमें मार्जिनलाइज किया जा रहा हो, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा हो। तो ये जो है आप बीइंग ए ग्लोबल सिटीजन वहां पे जो है इस स्फेयर में इंटर हो जाएं एआई के इंटीग्रेशन के बाद। तो ये 10 एलिमेंट्स हैं जो मोरल इथिकल जो
फ्रेमवर्क है उसको ड्रिवन कर रहे हैं, और उसके बाद हमने फैक्टर्स रखे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा लेंथी डॉक्यूमेंट है। इंशाल्लाह इसको हम जो है आपसे शेयर कर देंगे, और इसमें हम थोड़ा सा, टू बी वेरी क्विक, हम इसको थोड़ा सा थॉरो देख लेते हैं। इसमें जो हमने पहला रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी में हमने जो फैक्टर्स रखे हैं, यूजर कंट्रोल एंड कंसेंट है, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा यूज है, पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन है, यूजर एजुकेशन लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं, इथिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, डेटा पोर्टेबिलिटी है, कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यूजर एम्पावरमेंट टूल्स हैं, एथिकल गवर्नेंस एंड ओवरसाइट, इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बुनियादी तौर पे ऑटोनॉमी के लिए हैं। इसी तरह नॉन मेलिफिसेंस, डू नॉट हार्म जो है वो, उसमें जो फैक्टर्स हैं वो रिगरस टेस्टिंग वैलिडेशन सिस्टम्स हमने डेवलप करने हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट है, इसी तरह एथिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन है, और उसके बाद एक फैक्टर जो है वो यूजर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड रेमेडिएशन प्लान्स हैं, डेटा क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी है, कंप्लाइंस विद रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, प्राइवेसी सिक्योरिटी मेजर्स हैं, बाइस डिटेक्शन एंड मिटिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि बाइसेस जो है वो उसके डिटेक्ट हो। अच्छा, इसी तरह ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो पोटेंशियल रिस्क को जो है वो एड्रेस करने के लिए आप जो है वो इनको इन्वॉल्व करें, एडवोकेसी ग्रुप्स को इन्वॉल्व करें, रेगुलेटर्स को इन्वॉल्व करें। इसी तरह एथिकल रिव्यू बोर्ड्स हैं, ये भी बहुत एक गेम चेंजिंग जो है वो जो है पार्ट है कि रिव्यू बोर्ड्स, एथिकल रिव्यू बोर्ड्स एआई सिस्टम्स को जो है वो रेगुलेट करने के लिए वो इसका अमल में आना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो बेनिफिशंस है, डू गुड में जो फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, हेल्थ एंड वेलबींग, एजुकेशन एंड लर्निंग, environmental sustainability, economic development, social equity and inclusion, human empowerment, community building, accessibility, ये सारी AI की जो है वो यूजर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ethical innovation, collaboration, partnership, transparency and trust, long term thinking, यूजर सेंटर्ड डिजाइन, एथिकल डेटा यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो है जब हम जो है हम बिल प्रपोज करेंगे थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं नेशनल असेंबली में सोसाइटी 5.0 की तरफ से, तो ये सारे एलिमेंट्स को हम जो है वो जो एक्ट की सूरत में जो सेक्शंस हैं हम उसमें जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि इसको मेक श्योर करें सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के लिए। It is binary and enforceable on any AI company that works in Pakistan or internationally that gives services. इसी तरह जस्टिस में जो है वो फैक्टर्स हैं, फेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग, बाइस डिटेक्शन एंड मिटिगेशन, कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं बट दैट इज रेलेवेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, equal access and opportunity, accountability mechanisms, diverse and inclusive data sets, stakeholders engagement, regular audits and assessments, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ethical training and awareness, user feedback mechanisms, impact assessments, तो ये सारी चीजें, legal and regulatory compliance। अच्छा, regulations बनने चाहिए कि जो AI systems जो है वो डेवलप होंगे पाकिस्तान में और जो इंस्टीट्यूशंस में यूज होंगे, आप उसकी कंप्लाइंसेस को भी तो देखें ना, उसका एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी तो आप डिजाइन करेंगे, तो ताकि जो प्रोसेसेस हैं उसको फेयर किया जाए, उसको प्रोटेक्टेड किया जाए, उसको जो है वो मेक श्योर किया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो है वो प्रोएक्टिव बाइस प्रिवेंशन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह प्राइवेसी बहुत इसका जो मेजर है, उसमें फैक्टर्स हमने जो रखे हैं वो डेटा इंक्रिप्शन है, सबसे अहम एक्सेस टूल्स हैं, डेटा एनोनिमाइजेशन है, कंसेंट मैनेजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा मिनिमाइजेशन, प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट, इसी तरह सिक्योर डेटा स्टोरेज है, यूजर राइट्स मैनेजमेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा ऑडिट्स एंड मॉनिटरिंग है, ट्रांसपेरेंसी इन डेटा प्रैक्टिसेस हैं, कंप्लाइंस विद डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस है, इसी तरह इंसिडेंट रिस्पांस एंड ब्रीच नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको सेट करना, डेटा ब्रीच हो रहा हो तो उसको नोटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो है वो डेटा इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, थर्ड पार्टी डेटा शेयरिंग कंट्रोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और छठा जो एलिमेंट है ट्रांसपेरेंसी का, वो उसमें जो फैक्टर्स हैं वो एक्सप्लेनेबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग रैशनल है, मॉडल इंटरप्रेटेबिलिटी है, इसी तरह डेटा ट्रांसपेरेंसी है, एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी है, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रेम कर रही हैं, इसको जो है रेगुलेट कर रही हैं सारी चीज़ें थ्रू द एक्ट। जब एक्ट बन जाएगा और अल्लाह करे कि ये जो है वो असेंबली में पास हो जाए और इसकी एक पूरी एक अथॉरिटी बन जाए, रेगुलेटरी अथॉरिटी एआई की जो है वो उसको ड्रिवन कर रही हो, एआई रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान में। इसी तरह यूज़र कम्युनिकेशन है, फीडबैक मैकेनिज्म्स है, ऑडिटेबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एथिकल गाइडलाइंस डिस्क्लोजर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रिस्क एंड इम्पैक्ट असेसमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी। इसी तरह क्लियर यूजर इंटरफेसेस हैं, ये भी बहुत अहम है। डिस्क्लोजर ऑफ लिमिटेशंस, तो एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब बहुत कंसाइज और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट जो लीगल और मोरल जो इसकी इम्पेरेटिव्स हैं उसको देखा है, और उसके बाद इसको जो है वो हमने सस्टेनेबिलिटी के गोल्स को सामने रखते हुए जो है वो हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो फर्दर ये इट्स अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट, तो ये विद द कंसेंट ऑफ द सीईओ और जो हमारे फाउंडर्स हैं, उसके बाद ये इंशाल्लाह आपसे इसका कुछ हिस्सा जो है वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप भी इस चीज़ को जो है वो एक्सेस कर पाएँ और इस पर जो है वो एक्सचेंज हो। तो फर्दर ये चीज़ें हैं, और इस पे अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसमें मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अभी तक जितनी सारी चीज़ें आपके सामने इस्माइल ने रखी हैं, आप बेसिकली जो डिस्कशन हम कर रहे थे ना एथिकल और मॉरल इम्प्लीकेशंस की, आप इन एथिकल और मॉरल इम्प्लीकेशंस को हम तब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकता जब तक इनको हम प्रॉपरली एक जगह तरीके से क्लब नहीं कर लेते। जब हम उसको क्लब कर लें फिर इसकी फर्दर इसकी डाइवर्सिफिकेशन हो और उसकी डिसमिनेशन करने से पहले हम ये चाह रहे थे कि इसको इस तरीके से डाइसेक्ट करें कि इसके अंदर हर हर एलिमेंट को प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअलाइज करें, एंड देन कॉन्सेप्चुअलाइज करने के बाद इसको बाकायदा तौर के ऊपर अभी तक जितनी भी लीगल ट्रेडिशंस हैं या एथिकल ट्रेडिशंस अभी तक सामने आ चुकी हैं, उन तमाम के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें कि इसका पॉसिबल हल क्या निकल सकता है। और जब ये हल निकल आएगा तो आपके पास एक कोहेसिव किस्म का डॉक्यूमेंट होगा जहाँ पर हर एस्पेक्ट जो है मॉरल एस्पेक्ट, उसके ऊपर कंटेम्परेरी नॉलेज भी आपके सामने आ रहा होगा, उसके मतलब बाकी ट्रेडिशन जो है एथिकल, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे वो आपका लोकल लोकल लॉ लीगल स्ट्रक्चर हो, उससे कॉन्टेक्ट में चीज़ें आ रही होंगी। तो फिर एक बहुत मुनासिब तरीके से हम लोग जिस सोसाइटी को एनविजन कर रहे हैं ना, उसको हम कॉन्सेप्चुलाइज भी कर सकेंगे, उसको एक्चुअलाइज भी कर सकेंगे। सो ये कुछ बुनियादी सी चीज़ें थी। कोई सवाल है तो रख लें, अदरवाइज फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और वो ये कि इसको हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगला जो हमारा सेशन होने जा रहा है उसके अंदर हम इसकी प्रैक्टिकलिटी देखेंगे कि सोशल सोसाइटी 5.2 के एथिकल एप्लीकेशन भी आ गए, मॉरल एप्लीकेशन भी आ गए, लीगल साइड से भी हमने चीज़ों को देख लिया। अब हम इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई सर्विस बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनेगी और वायबल कैसी होगी, उसके ऊपर हम भी कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। अभी कोई सवाल है तो करें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे मुझे चैट बॉक्स में तो क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा, बट आई वुड ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो या कोई बात क्लैरिफाई करनी हो, एनीथिंग एट ऑल, तो जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड गेट इट ऑन। Yes, anyone? All right, Ahmed, I guess we can take like a 5 minutes break क्योंकि मगरिब का टाइम हुआ है, तो we can get together after 5. परफेक्ट परफेक्ट, नमाज के बाद आते हैं।
थैंक यू, ठीक शुक्रिया। है, तो इट्स 7:05, लेट्स स्टार्ट 7:10, राइट? श्योर थिंग। ओके, थैंक यू।
Yes, we are on it. Waiting for someone. जी अहमद, आई गेस जस्ट वी कैन वेट फॉर 1 मिनट और 7:15 हम स्टार्ट करते हैं. जी अहमद, शैल वी स्टार्ट? यस, परफेक्ट, स्टार्ट कर लेते हैं. अच्छा, मैं जब डिस्कशन कर रहा था वहाँ पर एक सवाल आया था, मैं उसको ज़रा कैटर करना चाह रहा हूँ कि हाउ द डेटा सिक्योरिटी विल बी इंश्योर्ड इन सोसाइटी 5.0. तो जनाब, अभी तक का जो फ्रेमवर्क बन चुका है, जो स्कॉलर्स ने जवाब दिया, मैं एज इट इज़ आपके सामने रख देता हूँ. तो बेसिकली पॉइंट ये है कि साइबर सिक्योरिटी को हम इंश्योर करेंगे दो चीज़ों के ज़रिए. एक तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन करेंगे रोबस्ट पॉलिसीज़ के ज़रिए. एडवांस टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वहाँ पर होगी, ठीक है? एआई बेस्ड मैकेनिज्म होगा जिससे आप थ्रेट्स को एडवांस में डिटेक्ट कर रहे होंगे और रिस्पांस को शुरू में ही कैटर कर रहे होंगे. अदरवाइज तो फिर भी आगे आ जाते तो उसको पोटेंशियल जो रिस्क हैं उनको रियल टाइम में मैनेज करने का मैकेनिज्म आपके पास होगा. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तमाम तर टाइम फ्रेम के अंदर आपकी डेटा की इंटेग्रिटी को, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने में मददगार साबित होगी. अलॉन्ग विद दैट, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स ये देख रहे होंगे कि कैसे हम लोग अपने लीगल स्ट्रक्चर को रोबस्ट बना सकते हैं थ्रू डेटा प्राइवेसी के लॉज बना के, एल्गोरिथमिक बाइसेस के जरिए. बल्कि मैं अच्छी बात बताऊं आपको, अभी ये 2 अगस्त को ही मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन ने ना पहली एआई पॉलिसी साइबर सिक्योरिटी की लॉन्च कर दी है. और उसके अंदर बहुत डिटेल में तमाम तर चीज़ों को देखा है और उसके अंदर अगेन जो पॉलिसी मेकर है उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप उसको गो थ्रू करें, बल्कि हो सके तो मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूँगा तमाम तर चीज़ों को. एक दफ़ा ना उसे गो थ्रू कर लीजिएगा. आई थिंक कि यहाँ तक जवाब हो जाता है और हम आगे अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है? मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. स्क्रीन शेयर हो गई? मुझे बताते हैं. जी हो गई. अच्छा, अब जो काम है ना, ये मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अगला सेशन है वो बहुत एक्सपर्ट है इंडस्ट्री के, हज़रत ज़ियाउर रहमान साहब वो लेने जा रहे हैं. तो मैं चाह रहा हूँ कि उनकी डिस्कशन से पहले आप लोग इस टॉपिक को ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें और इसके ऊपर एक एक्टिविटी कर लें. जब आप ये एक्टिविटी कर लेंगे आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन के ऊपर होंगे कि आप उस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें जिसको अज़हर साहब आपके सामने रखेंगे. वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कई बड़े इदारों के साथ एंगेज हैं, कई बड़े ममालिक के साथ एंगेज हैं और उनकी इसी भी किस्म की पॉलिसीज़ को एक्चुअलाइज़ कर रहे हैं और उनका काम ही बेसिकली है. सो इस सिलसिले में मैंने एक आपके सामने एक एक्टिविटी देखी है. बेसिकली ये सिनेरियो प्लानिंग है. इसके अंदर है ये, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग 2-2, 3-3 मेंबर्स के ऊपर एक मुश्तमिल एक ग्रुप बना लें. आप लोगों की सब टू यू कि आपने किसी ने कहा एडजस्ट होना है. फिर आप लोग एक डिस्टेंट फ्यूचर को इमेजिन करें, 50 साल बाद, 60 साल बाद सोसाइटी 5.2 के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग का मुआशरा चल पड़ता है तो वो कैसा होगा. ठीक है? ये ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकता है, ये पेसिमिस्टिक भी हो सकता है और एक रियल टाइम के अंदर यार हम यहाँ तक पहुंचेंगे, कुछ भी हो सकता है. बस आपने एक डिस्टेंट फ्यूचर के अंदर एक फ्यूचर को इमेजिन करना है एंड देन उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर कुछ इश्यूज को आइडेंटिफाई कर पाए कि वहाँ क्या पोटेंशियली इश्यूज आ सकते हैं. वो इशू डिजिटल डिवाइड का आ सकता है, वो जॉब डिस्प्लेसमेंट का हो सकता है, वो प्राइवेसी सिक्योरिटी का कुछ भी हो सकता है. आपने 2 से 3 इश्यूज को उस डिस्टेंट फ्यूचर के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है. ठीक है? जब आप कर लेंगे उसके बाद फिर आपने कुछ एक्शनेबल पॉलिसीज लेके आनी है कि इसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं. ठीक है? अब इसके ऊपर मैं आपको जो डॉक्यूमेंट जब शेयर करूंगा ना तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि
कि डिस्टेंट फ्यूचर किस तरह का हो सकता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी कि रे कर्जवेल साहब ने ये फिनोमिना थ्रो किया हुआ है कि वी आर अबाउट टू विटनेस अ सिंगुलैरिटी by the year 2029 human intelligence and artificial intelligence are going to merge together। जब आपस में मर्ज हो जाएंगी तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज आएंगी और वो पॉसिबिलिटीज को केटर कर पाना शायद अभी हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि सिंगुलैरिटी अचीव हो गई है, हमारा ब्रेन मिलियंथ टाइम ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रहा है, और अब हमें क्या पॉसिबली सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा होगा। तो आपके जहन में कुछ सिनारियो आते हैं, बनाइए उसको, फिर उस सिनारियो को हल करने के लिए आपके जहन में क्या सोल्यूशन आता है। जब आप उस सोल्यूशन को लेके आएंगे ना, तो कल हम एक्चुअल में देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही होगी सोसाइटी 5.2 की, एंड देन वहां पर जो इशू नए नए रेज हो रहे होंगे उन इश्यूज को केटर करने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो हम ज्यादा बेहतर क्वेश्चन होगा कि अगले 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 सेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को? यानी कि इसके अंदर सिंपल आप लोगों ने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है कि सोसाइटी 5.0 है क्या, इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, फिर उन कोर प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने दूर को एविजन करना है डिस्टेंट फ्यूचर को। यस, इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन लेट मी नो। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर करवा दूंगा और ग्रुप में फिर आप इसको अच्छे से देख के सोच लें, समझ लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो होने लगेगा उससे पहले 5 से 10 मिनट हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे चल लेंगे जो भी इसके ऊपर सवाल होंगे। ये प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम सबमिट कराएंगे या फिर दिस इज गोइंग टू बी अ रिपोर्ट? रिपोर्ट बनाने मैं समझ चाह रहा हूँ कि एक एटलीस्ट आप 1 पेज डॉक्यूमेंट बनाने, बस कोई लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, सोचना है। मैं चाहता हूँ कि आप सोचें इसके ऊपर, ये है क्या, इश्यूज क्या हैं, आप सिंपल इश्यूज बता दें। मैं चाहूंगा कि आप में से 2-3 ग्रुप्स हैं ना, उसको रिप्रेजेंटेशन ले लें उसकी, और वो बस 1 पेज डॉक्यूमेंट हमें दिखा दें कि जनाब सर हमने ये देखा और ये इश्यूज हमें नजर आ रहे हैं कि 30 साल बाद ऐसा कुछ हो रहा होगा, और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को ये करना होगा, पॉलिसी मेकर को ये करना होगा, और उस टाइम जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, और एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स ये होना चाहिए। तो 1 पेज डॉक्यूमेंट वुड बी एनफ, अगर इससे ज्यादा बना ले तो बिस्मिल्लाह। ठीक है, अच्छा अहमद, आपको मैं ऐसे कि हमारे पिछले हमारा जो लास्ट बोले वीक बोले था ना, उस लास्ट वीक में ऑलरेडी जो है वो हमारे 2 मेंबर्स के जो है ना वो ग्रुप बन चुके हैं। तो वही ग्रुप्स कंटिन्यू कर लें या हम कोई 3-3 या 4-4 के, आप क्या रेकमेंड करते हैं? वही वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। वही असल में कंटिन्यू काम कर, बहुत ज्यादा लंबा चलें, नहीं है, दैट्स गुड। सोचने वाला काम, थोड़ा सा पढ़ना होगा, थोड़ा सा कि हो क्या रहा है। मैं आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अभी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ, और उसके बाद आपने बस इमेजिन करना है क्या कुछ हो सकता है। एक बहुत अच्छी रिपोर्ट के 3 दिन पहले आई है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि व्हाट वुड बी लाइक इन 70 और 80 ईयर्स, और वो बहुत मजे की चीज है, वो आपको शेयर कर देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा इमेजिन करना। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो बस फिर चलते हैं हम। चलें, परफेक्ट। आपका बहुत शुक्रिया नमीर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सारे हमारे इंथुजियास्टिक किस्म के अहबाब को इकट्ठा कर लिया, और सब्जेक्ट टू हैव देम ऑल। कुछ क्वेश्चन अच्छे से हो गए, और आई होप कि डिस्कशन ग्रुप के अंदर अच्छी से शुरू होगी और चलेगी, और अगर तो ये अच्छे से तैयार होते हैं तो अगला सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी देखने जा रहे होंगे सिस्टम लेवल के ऊपर। तो लास्ट सेशन में जो डिस्कशन होती है ना, सिस्टम लेवल थिंकिंग, एंड वो सिस्टम लेवल थिंकिंग आपको अगले सेशन में नजर आ रही होगी, तो उसके लिए आपका रेडी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो डिस्कशन बहुत डेंस है, ये ना आपके ऊपर चला जाए। तो मैं आपको चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी बेस अच्छी सी बन जाए ताकि आप लोग उसको अच्छे से ग्रैस्प कर पाए। ठीक है, जी ग्रेट हो गया। थैंक यू बस सो मच। और एक और चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ये जो भी डॉक्यूमेंट इस्माइल ने शेयर किया था उसके मतलब अगर आपने जैसे भी शेयर करना हो, और दूसरा जो आपने भी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की थी एंड अलोंग विद दैट डॉक्यूमेंट जिसमें आपने टास्क लिखा हुआ, ये वाली 3-4 चीज़ें अगर आप ग्रुप में हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर दें तो जो लोग नहीं आए ना वो भी बेहतर तरीके से जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे।
चले मैं आपको शेयर करूँगा, मैं असल में 2 से 3 रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि उसमें से जो भी उसमें से किसी भी एक रिपोर्ट को पढ़ लेगा ना तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। और एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव वाला डॉक्यूमेंट शेयर कर दूँगा ताकि आपको इमेजिन करने में आसानी रहे। तीसरी, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको जो मैंने प्रेजेंटेशन दी हुई थी, ये असल में 4-5 डॉक्यूमेंट्स का क्रक्स था। वो डॉक्यूमेंट एक बहुत अच्छी शक्ल में छोटा सा एक आर्टिकल है 5-10 पेजेस का। मैं चाह रहा हूँ डॉक्यूमेंट वो पूरा आर्टिकल आपको शेयर कर देता हूँ, वो बहुत प्यारा लिखा हुआ है। आप उसको पढ़ लेंगे तो ना वो चीज़ें ज़्यादा कोहेरेंट अंदाज में, तो बस ये 3-4 डॉक्यूमेंट शेयर काम हो जाएगा आपका, अगले सेशन के लिए बेस बन जाएगी। ठीक है? चलिए अमी, ठीक थैंक है, यू सो thank you मच, so much, आपका बहुत thank you. शुक्रिया। सलामत रहिए, आबाद रहिए, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much.